तो आज हम चालू करते हैं एग्जम्पशन। ठीक है, एग्जम्पशन। बेटा एग्जम्पशन को एग्जम्पशन इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, और एग्जम्पशन इस चैप्टर को मैंने सेक्टर वाइज डिवाइड किया है। तो एग्जम्पशन की सीरियल नंबर आपको याद नहीं रहते हैं, इसलिए इसको आप सेक्टर वाइज याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड मैं आपको कह दूं कि इसमें एग्जम्पशन में एक नोटिफिकेशन नंबर, सेक्शन नहीं, रूल्स नहीं, नोटिफिकेशन नंबर, और नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जो है ये आपको याद रखना है। बाकी और अदर एग्जम्पशंस नोटिफिकेशन भी है, पर मेनली ये मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है, और 12/2017 ये आपको याद रखना है। चलिए ओके, मैंने सेक्टर वाइज कैसे लिया हुआ है, सबसे पहले तो मैंने हेल्थ केयर लिया हुआ है, हेल्थ केयर लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर लिए हैं, उसमें एग्जाम्शन। ये सेक्टर वाइज से क्या फ़ायदा होगा आपको, सेक्टर वाइज से फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आपके सामने हेल्थ केयर सेक्टर का कोई एक आधी एडजस्टमेंट आ गई, या आपके सामने रिलीजियस सेक्टर की एडजस्टमेंट आ गई, चैरिटेबल ट्रस्ट की एडजस्टमेंट आ गई, एग्रीकल्चर सेक्टर की एडजस्टमेंट आ गई, तो आपको क्लिक हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाना, उसमें कोई एरिया में एग्जाम्शन है क्या वो भी जरूर देखना, साथ साथ में आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। मैं पहले ही कह रहा हूं ओके, आप अपना सेल्फ स्टडी जारी रखिएगा, सबसे बेस्ट आपकी सेल्फ स्टडी, मेरे वीडियोस आते रहेंगे, आप देखते रहोगे, लेकिन ओके यहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी जारी नहीं रखते हो तो नुकसान आपका होगा, इसलिए यहाँ पे ओके आपके सेल्फ स्टडी में कहीं भी कतई मत बतरना, ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो सीरियल नंबर 74 से यहाँ पे ऐसी बहुत सारे सीरियल नंबर है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, पर हाँ जहाँ जहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये एग्जाम्पशन थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। एक स्टोरी से मैं आपको पूरा एग्जाम्पशन चैप्टर याद करवाऊंगा, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर, उसके बाद में एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद में हम देखेंगे लीगल सेक्टर, लीगल सेक्टर के बाद में ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट के बाद में हम यहाँ पे ओके रेंटिंग, बैंकिंग सेक्टर, रेंटिंग है, बैंकिंग सेक्टर है, ऐसा है। तो अभी तो आपको ये जो है चार्ट दिया गया है, इसी चार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो एग्जाम्शन के हम 2 वीडियोस लेंगे रिवीजन के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ओके, स्टोरी लाइन कैसी रहेगी हमारी, चल कम ऑन, मैं सबका ध्यान चाहूंगा। स्टोरी लाइन हमारी इस तरह से रहेगी ओके यहाँ पे कि यहाँ फिर से देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बाहुबली। ओके तो बाहुबली, यहाँ पे बाहुबली नहीं, पुष्पा, पुष्पा। ओके, आईडीटी सब, आईडीटी फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो हेल्थ केयर, पुष्पा की तबीयत खराब हुई। ओके, हेल्थ केयर, पुष्पा की तबीयत खराब हुई, वो पूजा पाठ में लग गया, चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर। ओके, उसके पास एग्रीकल्चर लैंड थी, ओके अपने खेती का उसे बंटवारा करना था, खेती का बंटवारा करना था, इसलिए लॉयर को बुलाया गया, लीगल सेक्टर। देखो स्टोरी कैसे तैयार हो रही है, लॉयर को बुलाया गया। ओके, उसके बाद में अब उसकी तबीयत खराब हुई तो बहुत सारे उसके रिलेटिव आए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, अपने साथ बड़ी बड़ी पेटियां लाए क्योंकि बहुत सारा माल मिलने वाला है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, अपने रिलेटिव को, जहाँ तक है रहने के लिए घर पे जगह नहीं थी, तो उसने रहने के लिए जगह नहीं थी घर पे, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, होटल में रखा गया। और उसके बाद में हम आगे और इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, इस स्टोरी के साथ साथ ओके हम ये सेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए ओके, सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर में टोटल कितने एग्जाम्पशंस है, हेल्थ केयर सेक्टर में टोटल 5 एग्जाम्पशंस है जो आपको अच्छे से लर्न करना है। पहला, हेल्थ केयर सर्विस बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और पैरामेडिक्स। सिंपल वर्ड में हम समझ लेना, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम एक्सेट्रा, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब डॉक्टर्स जो ऑथराइज है, और पैरामेडिक्स मतलब नर्स, नर्सिंग स्टाफ, ओके पैथोलॉजिस्ट वगैरह, ये जो है यहाँ पे पैरामेडिक्स में आता है, पैथोलॉजी लैब वगैरह भी इसमें कवर होती है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर इन 3 लोगों ने सर्विस दिया, या फिर एम्बुलेंस सर्विस बाय अदर्स, अदर्स मतलब बहुत सी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एम्बुलेंस सर्विस देती है। तो अगर अब पहला एग्जाम्पशन लेते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज इन 3 लोगों ने दिया तो एग्जाम्पशन मिलेगा। अब सवाल है हेल्थ केयर यानी क्या, हेल्थ केयर को आपने सिंपल मत लेना ओके कि भाई हेल्थ की केयर नहीं, हेल्थ केयर की स्पेसिफिक डेफिनेशन दी है, अगर इस डेफिनेशन में वो फिट होता है तो ये एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर हॉस्पिटल ने सर्विस दी, डॉक्टर ने सर्विस दी, या पैरामेडिक्स ने सर्विस दी, नर्सिंग स्टाफ वगैरह जो होता है पैरामेडिक्स, तो हेल्थ केयर की डेफिनेशन में क्या आता है ओके यहाँ पे
यस 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 यस, ठीक है। हम बात करेंगे इसके ऊपर बेटा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे हेल्थ केयर, तो जहाँ तक है हेल्थ केयर में मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर। हाँ, मतलब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर ऑन इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिटी और डिफॉर्मिटी। मतलब क्या, अगर किसी को इलनेस हुआ होगा, इंजुरी हुई होगी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिलिटी और डिफॉर्मिटी, इसके ऊपर डायग्नोसिस दिया गया, इसके ऊपर ट्रीटमेंट की गई या इसका केयर किया गया। एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दो और वर्ड है, और या और, मतलब यहां पे अगर इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एब्नॉर्मिलिटी, डिफॉर्मिटी इसका डायग्नोसिस किया गया, वो हेल्थ केयर में आएगा। जो डॉक्टर डायग्नोसिस करके देगा उसको एग्जामिशन मिलेगा। उसके बाद में इन पांचों पे कोई ट्रीटमेंट करेगा उस पे एग्जामिशन मिलेगा, और या कोई केयर करेगा, यानी ट्रीटमेंट होने के बाद उसके केयर करना, और कि उसको हॉस्पिटल रूम में रखना, घर पे केयर करना, नर्सिंग स्टाफ को भेजना केयर करने के लिए। तो ये पांच ओके, यहाँ पे जो डिसीज दिए या इलनेस, इंजुरी दिया है, इन पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या केयर करना, ओके, उसे हेल्थ केयर माना जाएगा, उसको एग्जामिशन मिलेगा। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट केयर है, जिसको हम बोलेंगे डीटीसी, ओके, और आईआईपीएडी, मतलब क्या, डबल आईपैड, ध्यान सुनिएगा, डबल आईपैड डीटीसी कुरियर से भेजा गया, सिंपल मेमोरी टेक्निक। तो यहाँ पे डबल आईपैड, ओके, जिसके ऊपर डीटीसी कुरियर से भेजा गया, ये अगर सर्विस होगी तो ये हेल्थ केयर में आएगा। नेक्स्ट, वो इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं कि ये जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर हो रहा है, वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होना चाहिए। कम ऑन, किसमें? रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होगा इन इंडिया, तो ही एग्जामिशन मिलेगा। रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन सा? एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, ये रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ओके, कोई साधु आ गया, कोई तंत्र मंत्र वाला आ गया, वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। ये जो भी होगा रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में होगा। और ये जो सर्विस है, ये सर्विस अगर यहाँ पे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स प्रोवाइड करते हैं तो एग्जामिशन मिलेगा। इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, यानी एम्बुलेंस सर्विस अगर प्रोवाइड होती है तो एग्जामिशन मिलेगा। एक्सक्लूड में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हेयर ट्रांसप्लांट होगा, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी होगी जो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए है, तो वहां एग्जामिशन नहीं मिलेगा। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। भाई क्या एक्सेप्शन है? अगर ये हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी, ओके, टू रिस्टोर और रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी अफेक्टेड ड्यू टू कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, डेवलपमेंट, एब्नॉर्मलिटीज, इंजुरी, मतलब क्या, मतलब बचपन से कोई प्रॉब्लम होगा, ओके, डिफेक्ट होगा, या फिर इंजुरी हुई होगी, ट्रॉमा हुआ होगा, उसके वजह से हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा, वो सिचुएशन में यहाँ पे एग्जामिशन मिल जाएगा। पर ये हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी अगर ये ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए होगी तो वो हेल्थ केयर में नहीं माना जाएगा। इवन दो वो आप हॉस्पिटल से हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, कोई डॉक्टर से करवा रहे हो या पैरामेडिक से करवा रहे हो, आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे बी क्लॉज जो दिया है वो दिया है एम्बुलेंस सर्विस बाय अदर। मतलब क्या, अगर एम्बुलेंस सर्विस क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर से या पैरामेडिक्स देते हैं तो वो तो हेल्थ केयर के डेफिनेशन में आ ही रहा है, उसको तो एग्जामिशन दिया ही जाएगा। लेकिन अगर ये एम्बुलेंस सर्विस, ओके, लेकिन एम्बुलेंस सर्विस अगर ओके कोई प्राइवेट ट्रस्ट दे रही है तो उसको भी एग्जामिशन दिया गया। तो अदर्स मतलब कोई प्राइवेट ट्रस्ट है, ओके, कोई प्राइवेट बॉडी है, अगर वो एम्बुलेंस सर्विस दे रही है तो उसको एग्जामिशन दिया जाएगा। चलो, ये हेल्थ केयर के बारे में खत्म हुआ। अब इसके बाद में एक क्लैरिफिकेशन था, और क्लैरिफिकेशन ये था कि भाई डॉक्टर्स को, ओके, सीनियर डॉक्टर्स है, बहुत सी बार हॉस्पिटल सीनियर डॉक्टर्स को हायर करते हैं, तो क्या डॉक्टर्स की सर्विस जो हॉस्पिटल को मिलती है वो एग्जाम्प्ट है? यस, बिल्कुल वो एग्जाम्प्ट है। ओके, इसमें बहुत सी बार हॉस्पिटल्स जो है रिटेंशन मनी रखते हैं। मतलब क्या कि पेशेंट से लेते हैं 1 लाख रुपए, डॉक्टर को देते हैं यहाँ पे 60,000 रुपए, 40,000 उनका रिटेंशन मनी रहता है। तो क्या वो भी हेल्थ केयर में माना जाएगा? यस, हेल्थ केयर में माना जाएगा और एग्जाम रहेगा। अगर फूड दिया गया और फूड एडमिटेड पेशेंट को दिया गया, कम ऑन, फूड एडमिटेड पेशेंट को दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिटेड पेशेंट को दिया गया, तो ये उसकी केयर मानी जाएगी। और केयर ऑन एडमिशन पेशेंट इलनेस, इंजुरी, एब्नॉर्मिटी और डिफॉर्मिटी के लिए होगा तो उसको एग्जामिशन दिया जाएगा। पर अगर आपने फूड सप्लाई किया और फूड या नॉन एडमिटेड पेशेंट को होगा या अटेंडेंट को होगा, उसके साथ कोई रिलेटिव है, ओके, और अटेंडेंट को होगा, उसको अगर हॉस्पिटल फूड प्रोवाइड कर रहा तो उसको एग्जामिशन नहीं, कैटरिंग सर्विस में टैक्सेबल होगा। या डॉक्टर या स्टाफ को फूड दिया गया तो वो टैक्सेबल होगा। या फिर अगर कैंटीन आउटसोर्स की होगी हॉस्पिटल वाले ने तो आउटसोर्स कैंटीन जीएसटी लगाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एग्जामिशन से रिलेटेड, हमने देखे। तो चलो, हेल्थ केयर से रिलेटेड सारा डिस्कशन हमारा हुआ। दूसरा, हेल्थ केयर सेक्टर में कौन सा एग्जामिशन है? प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। ओके, तो ये जो
ओके तो यहां तक जो प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स है बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, ओके तो वो एग्जाम्पशन में है। स्टेम सेल्स मतलब नाड़ जो होती है बचपन की, उसको प्रिजर्व किया जाता है, बहुत सी लेबोरेटरीज ये सर्विस देती है, तो उनको एग्जाम्पशन दिया गया। उसके बाद में डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय ऑपरेटर, ये इंडिया में ऐसे कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं जो हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो ट्रीट करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का बायोमेडिकल वेस्ट कहीं पे भी आप फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइजनस एलिमेंट होते हैं। तो वो केस में उसकी ट्रीटमेंट की अगर सर्विस दी जाए तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, जो ऑपरेटर वो डिस्पोज कर रहा है ऑफ दैट बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बाद में सिर्फ ह्यूमन नहीं, एनिमल्स, बर्ड्स, ओके वेटरनरी क्लिनिक होगा और उसका भी हेल्थ केयर होगा, उनका भी हेल्थ केयर की डेफिनेशन यही आएगी। ओके तो उनका भी हेल्थ केयर होगा बर्ड्स और एनिमल्स का, तो उसको भी एग्जाम्पशन दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे सर्विस बाय प्रोफेशनल्स बाय वे ऑफ रिहैबिलिटेशन थेरेपी काउंसलिंग एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, तो ख्याल रहे अगर वो यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल्स हैं ओके जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पे काम करते हैं, मतलब किसी को अगर पीने की आदत है, नार्कोटिक्स की आदत है, चरस गांजा की आदत है, और थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, पर ये कहां होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट सेंटर या फिर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 12 ए और ए बी में रजिस्टर्ड है, अगर यहां पे कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर थेरेपी और काउंसलिंग होगा और उस पर सर्विस दिया जाएगा तो एग्जाम्पशन मिलेगा। तो इस तरह से हमारा हेल्थ केयर सेक्टर खत्म। ओके सारे हेल्थ केयर के एग्जाम्पशन इसमें कवर हो जाते हैं। मैंने कोशिश की कि क्लैरिफिकेशंस भी इसमें कवर कर लूं। तो चलिए दोस्तों, हेल्थ केयर हमने खत्म किया। यहां पे अब हम आते हैं बेटा एग्जम्पशन चैरिटेबल, सॉरी अब ये एग्जम्पशन जो है चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर पे। ओके चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर में भाई ओके यहाँ पे पुष्पा की तबीयत खराब हुई, वो पूजा पाठ में लग गया, चैरिटेबल एंड रिलीजियस सेक्टर। पहला तो सीरियल नंबर याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ एग्जाम्पशन का कंटेंट याद रखना है। सर्विस, ओके सर्विस बाय एंटिटी अंडर सेक्शन 12 ए और 12 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट जो सेक्शन 12 ए या 12 ए बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, और वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट वो एंटिटी अगर सर्विस दे रही है, कौन सी सर्विस दे रही है, चैरिटेबल एक्टिविटीज, सुनिए चैरिटेबल एक्टिविटीज करके दे रही है तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन यहां पे दी है क्या, बिल्कुल चैरिटेबल एक्टिविटी आने क्या उसकी डेफिनेशन दी है। ओके तो अब ये मैंने यहां चार्ट बना के दिया है, आप इसको एक बार दो बार रीड कर सकते हो कि चैरिटेबल एक्टिविटी में मतलब मेरा ये कहना है कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट सेक्शन 12 ए में या 12 ए बी में रजिस्टर्ड है, ओके वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स ओके यहां पे सारी सर्विसेज एग्जाम नहीं है, वही सर्विसेज एग्जाम है जो एज अ चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है। कम ऑन, किसमें आती है, चैरिटेबल एक्टिविटीज में आती है, वही सर्विसेज यहां पे एग्जाम्पशन रहेगी। नाउ ओके इसमें हम ये देखेंगे, पहला पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग, यानी ये चैरिटेबल एक्टिविटीज में पब्लिक हेल्थ पे जो सर्विसेज दी जाती है बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, उसमें केयर और काउंसलिंग और दूसरा पब्लिक अवेयरनेस। केयर और काउंसलिंग में क्या आता है, टर्मिनली इल पर्सन, पर्सन विद फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, HIV और एड्स से अफेक्टेड, और पर्सन एडिक्टेड विद नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स, इनका केयर और इनका काउंसलिंग अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूट करती है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा। या पब्लिक अवेयरनेस के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन, इस पे अगर वो सर्विसेज देती है तो ओके उसके ऊपर GST नहीं आएगा। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, मतलब ओके रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और योगा, इस तरह से अगर कोई ट्रीटमेंट होगी, या फिर ध्यान से सुनिएगा नॉर्मल योगा जैसे रामदेव बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत योगा यहाँ पे सेशंस लेते हैं तो उनकी सर्विसेज चैरिटेबल एक्टिविटी पे आएगी। अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ऐसी सर्विस दे रहा है तो एग्जाम्पशन मिलेगा। उसके बाद में एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, मतलब बहुत से एजुकेशनल प्रोग्राम्स कैरी आउट कर रही है या कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैरी आउट कर रही है फॉर अबेंडन, ऑर्फन, होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर्स, या फिर इसके ऊपर एक बार सवाल पूछा था हमारे इंस्टीट्यूट ने, या फिर जिसकी एज 65 साल के ऊपर है और वो रूरल एरिया में है, ओके रूरल एरिया में, उसमें अगर यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए तो उसको यहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटी में एग्जाम्पशन मिलेगा। या प्रिवेंशन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ओके वाटर शेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओके तो ये अगर सर्विसेज चैरिटेबल इंस्टीट्यूट देती है ओके इन्हें चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाएगा। एक बार रीड कर लेना सो दैट एग्जाम में आए तो आप इसको याद रख सकते हो, तो यहाँ पे उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या कि भाई ये एग्जाम्पशन में क्या इंक्लूड नहीं होगा। ओके
ये एग्जाम्शन में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो ये एग्जाम्शन में हॉस्टल अकोमोडेशन, यानी कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हॉस्टल अकोमोडेशन दे रही है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है हॉस्टल अकोमोडेशन दे रही है, क्या उनको ये एग्जाम्शन मिलेगा? नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट में कहीं पे भी हॉस्टल अकोमोडेशन नहीं आता है, मतलब वो चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, और वो अगर चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी तो उसको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। लेकिन लॉजिंग बोर्डिंग अनलेस इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, और नॉर्मल लॉजिंग बोर्डिंग सब, जैसे मैं कोई ओके मैं जब यहाँ पुणे आया था तो हॉस्टल में रहता था, और वो हॉस्टल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का था, लॉजिंग बोर्डिंग सर्विस दी जा रही है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट होगा तो मिलेगा। सर वो कंपोजिट सप्लाई का पार्ट होगा मतलब क्या? समझ लो आप ईशा फाउंडेशन में गए, और ईशा फाउंडेशन में आप सदगुरु का कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम करने गए, योगा करने गए रामदेव बाबा के यहाँ, और आपको लॉजिंग बोर्डिंग के साथ स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम है, कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है, सुनिएगा, कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है, तो वो अगर कंपोजिट सप्लाई होगा जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई स्पिरिचुअलिटी होगा, तो वो केस में आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। अदरवाइज मियरली लॉजिंग सर्विस के लिए आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, इवन दो चैरिटेबल एक्टिविटी में दिया गया। उसके बाद में फिटनेस कैंप और क्लासेस, बहुत सारे फिटनेस कैंप और क्लासेस यहां पे ली जाती है बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, तो इसमें कवर्ड नहीं होगी। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में जो है इतना ही कवर होगा जो यहां डेफिनेशन दिया गया है। तो चलिए, ये हमने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का एग्जाम्शन देखा। उसके बाद में नेक्स्ट में रिलीजियस एक्टिविटी, कंडक्ट रिलीजियस सेरेमनी, पंडित की सर्विसेज। ओके, मतलब जो रिलीजियस सेरेमनी करता है, दक्षिणा लेता है, ओके, पंडित की सर्विसेज, तो वो इसमें कवर किया जाएगा। ध्यान से सुनो, जस्ट मिनट बेटा। वो इसमें कवर किया जाएगा, पंडित की सर्विसेज। उसके बाद में यहां पे सीरियल नंबर 13, ओके, सीरियल नंबर रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स, ध्यान रहे, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये सेक्टर में रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मीन फॉर जनरल पब्लिक, मतलब क्या? ओके, प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, कोई रिलीजियस प्लेस है, मंदिर है, ओके, यहाँ पे ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिलीजियस प्लेस ले लो आप, ओके, और रिलीजियस प्लेस का जो प्रिसिंग्स होगा, रेंटिंग ऑफ प्रिसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, यानी रिलीजियस प्लेस के कनेक्टेड एरिया, ओके, तो मंदिर मस्जिद वगैरह जो भी होगा, ओके, उसका जो कनेक्टेड एरिया होगा वो रेंट पे दिया गया, ओके, और वो जनरल पब्लिक के लिए दिया गया, आई रिपीट, जनरल पब्लिक के लिए दिया गया, ओन और मैनेज बाय एंटिटी रजिस्टर्ड एज ए चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। मतलब क्या? एग्जाम्शन लेने के लिए क्या होना चाहिए? एग्जाम्शन लेने के लिए ओके, जो भी रिलीजियस प्लेस होगा उसका प्रीसिंक्स होता है। मतलब समझ लो आप जो है बालाजी मंदिर गए, आप जो है यहाँ पे ओके साईं बाबा मंदिर गए, तो उसका रिलीजियस प्लेस में बहुत सारे एरिया होता है, ओके, वो रेंट पे दिया जाता है जनरल पब्लिक के लिए, जो ओन और मैनेज बाय चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12A, या आप यहाँ पे 12AB भी डाल दो, ओके, वो रह गया, 12AB भी डाल दो, दोनों भी आएगा, तो 12AA और 12AB, ओके, या सेक्शन 23C5 और 10 और 23BA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो चैरिटेबल ट्रस्ट इसमें रजिस्टर्ड है, और वो रेंटिंग ऑफ प्रिसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस दे रही है, रेंट पे दे रही है, तो वो केस में यहाँ पे जो है एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन ये एग्जाम्शन को कैपिंग दी है, कैपिंग दी है मतलब अगर रेंटिंग, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इस सेक्शन में रजिस्टर्ड है, रूम्स रेंट पे दे रही है, तो अगर उसका रेंट 1000 से नीचे है, सुनो, 1000 से नीचे है तो एग्जाम्शन मिलेगा। अगर उसका रेंट 1000 या उससे ऊपर है पर डे, ओके, पर डे, तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। 1000 या उसके ऊपर होगा तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ओपन एरिया, अगर यहाँ पे 10,000 के नीचे होगा तो एग्जाम्शन मिलेगा। ओके, 10,000 या मोर पर डे होगा, पर डे, ओके, तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। और आपका बिजनेस प्लेस होगा, बहुत सी बार क्या होता है, रिलीजियस प्लेस के सामने जो शॉप्स होती है, शॉप्स रेंट्स पे दी जाएगी, तो जैसे कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडपम, ये जो है पब्लिक के लिए होता है, शॉप्स कमर्शियल के लिए होती है, तो अगर उसका रेंट 10,000 से नीचे है पर मंथ, ख्याल रहे यहां पर मंथ है, तो एग्जाम्शन मिलेगा। अदरवाइज ओके 10,000 या 10,000 के ऊपर होगा तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपके समझ में आया। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैलाश, मानसरोवर और हज पिलग्रिमेज एग्जम्प्टेड। तो ये हमने देखा हेल्थ केयर सेक्टर, और दूसरा हमने चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर। बेटा समझ में आ रहा है? यस और नो? जोर से बोलो। अच्छे से रिवाइज हो रहा है आपका? जो भी मेरे से कनेक्टेड है जोर से बोलो यस सर। चलिए, तो हमने ये दोनों सेक्टर कवर। चार्ट बेटा आप, मेरी तो रिवीजन ठीक है, पर चार्ट्स आप अगर देख लो ना तो आपका फटाफट फटाफट सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे चलिए अब आते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे,
8 एक्टिविटीज जो है बेटा, ओके, ये 8 एक्टिविटीज एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से होगा तो आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पहले मैं दो डेफिनेशन आपको पढ़ा दूं, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, एग्रीकल्चर यानी क्या? एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और ओके रेयरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, यानी ओके ये 7 में से कोई भी एक्टिविटी, ये 8 में से कोई भी एक्टिविटी अगर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स, यानी पालना, सभी लाइफ जिसमें लाइफ है, कोई भी एनिमल जिसमें लाइफ है उनको पालना, एक्सेप्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस कवर नहीं होगा, इसलिए रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस फ्लेक्सिबल होगा। अगर ये दो एक्टिविटी है, और ये दो एक्टिविटी किस लिए है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो एक्टिविटी फूड, ओके, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर सिमिलर प्रोडक्ट मिलने के लिए है। यानी आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहे हो, पर किसके लिए कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहे हो? फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या अदर प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट मिलने के लिए कर रहे हो, या एनिमल्स पाल रहे हो और कोई इसके लिए ओके मिलने के लिए पाल रहे हो, तो वो सिचुएशन में यहां पे एग्जम्पशन दिया जाएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपका लेना चाहूंगा, चलो फटाफट देख लो। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट है, ओके, फॉर फूड फाइबर, मतलब क्या? मतलब यहां पे अगर समझ लो आप जस्ट नर्सरी लगा रहे हो, ओके, अपने गार्डन में, आप बंगलों के सामने गार्डन है और आप यहां पे ओके कल्टीवेट कर रहे हो प्लांट, लेकिन अगर वो प्लांट आप जो कल्टीवेट कर रहे हो वो फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल के लिए नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे ओके अपना गार्डन को सुशोभित करने के लिए, मतलब अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ओके आप ये कर रहे होगे, तो वो एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। वो फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल या कुछ प्रोडक्ट के लिए होना चाहिए। ओके, रेयरिंग ऑफ एनिमल, घर पे आप डॉग कैट पाल रहे हो पर उससे कोई फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे पोल्ट्री फार्म रेयरिंग ऑफ एनिमल है, लेकिन उससे एग्स या चिकन मिलने के लिए कर रहे हो, ओके, या कोई भी रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, सिल्क मिलने के लिए कर रहे हो, और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स काउ मिल्क मिलने के लिए कर रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में माना जाएगा। लेकिन रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में नहीं आएगा। उसके बाद में ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके इसको भी समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच आइदर नो प्रोसेसिंग इज डन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, एग्रीकल्चर से आया हुआ कोई भी प्रोड्यूस जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं किया। एग्रीकल्चर यानी क्या? दो एक्टिविटी, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स से ओके ये जो भी मिला वो एज इट इज, यानी उसके ऊपर आपने कुछ भी ना किया हो, ओके कोई प्रोसेसिंग ना किया हो, उसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला जाएगा। या सच प्रोसेसिंग is done as it usually done by cultivator, पहली कंडीशन, usually done by cultivator or producer which do not is alter essential characteristic but make it marketable to the primary market। मतलब क्या? एक तो आपने कोई प्रोसेस नहीं करना चाहिए, या फिर आप ऐसी प्रोसेस कर रहे हो जो कल्टीवेटर को करना ही पड़ता है, उसके बिना गुड्स मार्केटेबल ही नहीं है। हाँ, तो आप ऐसी प्रोसेस कर रहे हो जो इसके एसेंशियल कैरेक्टर नहीं चेंज कर रहा है और वो गुड्स को मार्केटेबल बना रहा है प्राइमरी मार्केट में। ओके, तो पर वो गुड्स वैसा ही है, एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहे और प्राइमरी मार्केट में मार्केटेबल बना रहा है, तो वो प्रोसेस अलाउड है। यानी वो प्रोसेस होने के बाद भी जो गुड्स आएगा वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा। तो चलो, आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, इसके ऊपर अगर 8 सर्विसेज लेते हो तो एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा एग्जम्प्ट नहीं है। ओके, ये 8 सर्विसेज लेते हो तो एग्जम्प्ट है, ये हमारा मेन एग्जम्पशन है। इसके बाद कुछ अदर एग्जम्पशंस और भी दिए हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो कौन सी 8 सर्विसेज बेटा? चलो कमन इधर ध्यान दो। ओके, पहला, एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, सीड टेस्टिंग। एंड इससे रिलेटेड, अब ये याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ लेना। ओके, मतलब कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, अगर आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेते हो, प्राइवेट ऑपरेटर की सर्विस लेते हो, और इसके लिए जैसे बहुत सी बार क्या होता है, एक तो हमारे लेबर हो गए वेजेस पे, या हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो गए जो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, ओके प्लांट प्रोटेक्शन या सीड टेस्टिंग करके देंगे, तो वो सर्विस ओके यहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर में या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लिया गया तो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में सप्लाई फार्म लेबर, ओके लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो हमें सर्विस दे रहे हैं, तो वो अगर यहां पे कल्टीवेशन ऑफ लैंड या रेयरिंग ऑफ एनिमल के लिए ये फार्म लेबर लिए जा रहे हैं, इसके लिए या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो वो एग्जम्पशन रहेगा। उसके बाद में प्रोसेसिंग कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म, मतलब कुछ प्रोसेसिंग जो एग्रीकल्चर फार्म पे की गई, जैसे टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, बल्क पैकेजिंग, विच डू नॉट एसेंशियल अल्टर द कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये प्रोसेस के लिए आपने किसी की सर्विस ली तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओके, उसके बाद में रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विथ और विदाउट स्ट्रक्चर इंसिडेंटल टू इट्स यूज। मतलब क्या? यानी अगर आपने कोई मशीनरी रेंट पे ली फॉर कल्टीवेशन, सुनिएगा, फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट,
ओके, या फिर कोई मशीनरी आपने रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए लिया, या कोई आपने यहां पे वैकेंट लैंड, हाँ रेंट वैकेंट लैंड लीज पे ली, और वैकेंट लैंड मतलब क्या, आपने बहुत बड़ी एग्रीकल्चर लैंड लीज पे ले ली फॉर कल्टीवेशन, फॉर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, अगर यहां पे आप वैकेंट लैंड भी लेते हो, क्यों ना उसके ऊपर कोई इंसिडेंटल स्ट्रक्चर हो सकता है, छोटा सा बंगलो, फार्म हाउस हो। फार्म हाउस अगर आपने रेंट पे लिया जिसमें मेजर ऑब्जेक्ट कल्टीवेशन ऑफ प्लांट होगा फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल एक्सेट्रा, तो वो केस में एग्जम्पशन दिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहां पे अगर देखें, ओके उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमने जो डेफिनेशन देखा, मतलब जो यहां पे एग्रीकल्चर से निकला, किसके ऊपर प्रोसेसिंग ने की, या उतनी ही प्रोसेसिंग की जो रिक्वायर्ड थी ओके बाय कल्टीवेटर टू मेक द मार्केटेबल इन अ प्राइमरी मार्केट, उतनी प्रोसेसिंग थी। उससे रिलेटेड लोडिंग, यानी वो फार्म से लोड करना, अनलोडिंग करना, पैकिंग करना, स्टोरेज करना, वेयरहाउसिंग करना, ओके वो सर्विसेज दिया तो वहां एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। ओके मिल जाएगा। उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, मैंने डेफिनेशन दिया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मतलब साइंटिफिक रिसर्च, नॉलेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थ्रू फार्मर एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो अगर बहुत सी बार फार्मर एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू ये सर्विसेज दी जाती है, रिसर्च की सर्विसेज दी जाती है, जो भी ये सर्विसेज दे रहा है वो एग्जाम्प्ट रहेगा। उसके बाद में जो एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो ये है, ओके एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पादन बाजार समिति, और या फिर यहां पे एजेंट्स, कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब ओके एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे सर्विसेज देगी, या कमीशन एजेंट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे सर्विसेज देगा, वो एग्जम्पशन में रहेगा। आई रिपीट, वो एग्जम्पशन में रहेगा। उसके बाद में सर्विस ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयरहाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ओके तो वो एग्जम्पशन में रहेगा। तो यहां पे ख्याल रहे, आने वाला क्वेश्चन किस पे आ सकता है आपको क्वेश्चन आता है मोस्टली रेंटिंग एंड लीजिंग ऑफ लैंड पे आता है। उसके बाद में लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे आता है। उसके बाद में यहां पे एपीएमसी और कमीशन एजेंट, उनका फेवरेट एरिया है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट सभी केस में नहीं, अगर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा तो ही एग्जम्पशन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ओके तो और फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस, फ्यूमिगेशन मतलब वो स्प्रे वगैरह, ओके फर्टिलाइजर स्प्रे वगैरह सर्विसेज इन अ वेयर हाउस, वो भी सर्विसेज एग्जाम रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा यहां पे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये बार बार कुछ सर्विसेज एपी होगा तो ही एग्जाम, एपी होगा तो ही एग्जाम, और एपी की डेफिनेशन हमने यहां पे देखी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन हमने यहां पे देखी। कुछ एग्जांपल से समझते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या नहीं है। टोमेटो, टोमेटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है क्योंकि डायरेक्ट फार्म से निकला है, कोई प्रोसेसिंग नहीं किया है। पर टोमेटो केचप जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ओके क्यों? क्योंकि टोमेटो के आपने एसेंशियल कैरेक्टर बदल दिए, और यहां पे जहां तक देखा जाए वो टोमेटो केचप जनरली कल्टीवेटर नहीं करता है, इसलिए टोमेटो केचप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। इसलिए अगर टोमेटो केचप पे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग या फिर कमीशन एजेंट सर्विस होगा, ओके तो ऐसे सिचुएशन में उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे शुगर केन, शुगर केन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ओके यहां पे, पर शुगर ये यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेवरेट एरिया है हमारे, ओके ये फेवरेट एरिया है हमारे इंस्टीट्यूट का, शुगर और जैगरी। सुनिए ध्यान से, शुगर और जैगरी को ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाता है क्योंकि जनरली शुगर और जैगरी कल्टीवेटर नहीं बनाता है। ओके कुछ प्रोसेस अलाउ की है, ओके पर उससे एसेंशियल कैरेक्टर नहीं बदलने चाहिए और जनरली कल्टीवेटर नहीं करनी चाहिए, तो शुगर और जैगरी कल्टीवेटर नहीं बनाता है, इसलिए शुगर और जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। इसलिए यहां जो बेनिफिट्स दिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, शुगर और जैगरी के नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जाम में सवाल आ गया, कमीशन एजेंट ऑफ शुगर, कमीशन एजेंट ऑफ जैगरी, क्या उसको आप बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, टैक्सेबल होगा। ओके एपीएमसी सर्विस फॉर शुगर, जैगरी, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। पोटैटो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर पोटैटो चिप्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। उसके बाद में ग्राम्स, ग्राम्स यानी चना, चना ओके चना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर उससे बनने वाली दाल मिल, दाल मिल में बनते पल्सेस, ओके दाल मिल में बनती है पल्सेस, तो पल्सेस एपी नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी सवाल पूछा जाता है, पल्सेस एपी नहीं है, ठीक है, पर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पल्सेस। लेकिन जो चने वाली पल्सेस है, ओके वो एपी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग की है, ओके वो दाल मिल में हुई है, कल्टीवेटर ने नहीं की है, और उसको जो पल्सेस में मार्केटेबल कराया है, ओके उसके एसेंशियल कैरेक्टर बदल दिए। चने के अपने अलग मार्केट है, पल्सेस का अपना अलग मार्केट है। पैडी, पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइस एपी नहीं है। ओके राइस मिल होती है, अलग होती है, कल्टीवेटर राइस नहीं बनाता है यूजुअली, हाँ यूजुअली
कल्टीवेटर राइस नहीं बनाता है, उसके एसेंशियल कैरेक्टर बदल रहे हैं, इसलिए एपी नहीं है। इसलिए यहां पे जो एपी को बेनिफिट दिया गया वो राइस को नहीं मिलेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ में आई। रॉ कॉटन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, रॉ, लेकिन उससे बनाया हुआ जिन कॉटन, ओके, रुई बनाई जाती है, कॉटन बेल बनाई जाती है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। चलो अब दूसरा, ओके, ये जो काउ से डंक आ रहा है, ओके, तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स से डंक आ रहा है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। मिल्क आ रहा है, ओके, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन अगर इसी मिल्क को पाश्चराइजेशन किया गया तो उसके यहां पे जनरली पाश्चराइजेशन कल्टीवेटर नहीं कर रहा है, ओके, वो अलग से किया जा रहा है, ओके, यहां पे पाश्चराइज करने के बाद ये पाश्चराइज मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। सेम जैसे ग्रेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेन पे प्रोसेस हो रही है थ्रेशिंग प्रोसेस जरूरी है, यूजुअली फार्म पे कल्टीवेटर करता है। जब तक उसका थ्रेशिंग नहीं होगा वो मार्केटेबल नहीं होगी प्राइमरी मार्केट में, इसलिए क्यों ना ये प्रोसेस हुई होगी थ्रेशिंग, लेकिन उसके बाद भी ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोला जाएगा। हाँ, पर इससे अगर हमने फ्लोर बना लिया तो एसेंशियल कैरेक्टर बदल गए, फ्लोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। तो ये हमने यहां पे डिस्कशन देखा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी क्या। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये जो था ये मेन एग्जम्पशन था एग्रीकल्चर सेक्टर का, लेकिन अलग से कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, अलग से कुछ एग्जम्पशंस दिए गए हैं। ओके, यहां पे मतलब क्या, मतलब ये अब ऐसे एग्जम्पशंस है जो मेन में कवर नहीं पर गवर्नमेंट ने अलग सीरियल नंबर से दिए हैं, तो ये भी आपको लर्न करना है। एग्रीकल्चर सेक्टर इस बार मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस पर से क्वेश्चन है भी। ओके, आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, एग्जम्पशन ऑन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस क्या, कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर। मतलब क्या कि इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर यानी क्या, यानी कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ओके, ये जो है, ओके, इससे रिलेटेड इंटरमीडिएट प्रोसेस होगी जॉब वर्कर की। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स निकाले जाते हैं और वो जॉब वर्कर को भेजे जाते हैं कि इसके ऊपर कुछ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करो, और वापस उसको कल्टीवेट किया जा रहा है। मतलब वो ओके, कल्टीवेशन से जा रहा है, प्रोसेस हो रही है इंटरमीडिएट, और वो वापस आ रहा है। तो वो इंटरमीडिएट प्रोसेस जो है, ओके, रिलेशन टू एग्रीकल्चर होगा, इन रिलेशन टू कल्टीवेशन होगा, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स होगा, तो उसको एग्जम्पशन है। फिर एक सवाल पूछा था, ये सवाल पूछा था जिसपे सीबीएसई क्लैरिफिकेशन आया कि भैया माइनिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, यानी पैडी को राइस में कन्वर्ट करना, क्या ये इंटरमीडिएट प्रोसेस माना जाएगा? तो नाउ सीबीएसई ने कहा नहीं, ये इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं माना जाएगा और एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों? पहली बात तो जो है राइस मिल अलग होती है, बाहर होती है, और दूसरी बात राइस डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो जॉब वर्कर पैडी से राइस बना रहा है, और कि वो इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं, वो डायरेक्ट फिनिश गुड्स बना रहा है। इंटरमीडिएट प्रोसेस मतलब क्या, अगर कोई प्रोसेस से जाता और वापस वो फार्म पे आता तो उसे इंटरमीडिएट प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो यार रायरिंग ऑफ मैलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस ये इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं, और वो एग्रीकल्चर में नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, नेक्स्ट एग्जाम्पशन फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस। मैं मानता हूं फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस डबल एंट्री है, यहां पे भी फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस है, और नीचे ओके वेयर हाउस में ओके जो यहाँ पे फर्टिलाइजर स्प्रे मारना, ओके, वो अगर सर्विस किसी से लिया गया तो वो भी एग्जम्पशन होगा। उसके बाद में यहाँ पे 57 सर्विस बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग प्री कूलिंग, ओके, याद रखे, ओके, प्री कंडीशनिंग प्री कूलिंग, रैपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल को ओके मार्केट में आने के लिए और कुछ सर्विसेज लगती है, जैसा उसको प्री कूलिंग में रखा जाता है, स्टोरेज में रखा जाता है, प्री कंडीशनिंग दिया जाता है, वैक्सिंग किया जाता है, रिटेल पैकिंग किया जाता है, स्पेशली फ्रूट और वेजिटेबल्स की अगर ये एक्टिविटी होगी तो वो केस में उसको भी एग्जम्पशन दिया जाएगा, अगर कोई प्राइवेट कंपनीज ये एक्टिविटी करके दे रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट एग्जम्पशन, सर्विस ऑफ लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग पैकिंग स्टोरेज ऑफ राइस। देखो मैंने ऊपर पढ़ा है कि राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो ऊपर जो हमारा मेन एग्जम्पशन है लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग, वो राइस को नहीं मिलता है इसमें, लेकिन इसलिए उसको अलग से एग्जम्पशन दिया गया कि राइस होगा, आई रिपीट राइस होगा, तो लोडिंग अनलोडिंग वेयरहाउसिंग पैकिंग सर्विस रिलेटेड टू राइस, तो उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसको भी एग्जम्पशन दिया गया। उसके बाद में स्पेशली स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, ये स्पेशल एग्जम्पशन अलग से दिया गया, स्टोरेज और वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जेगरी, कॉफी, टी, रॉ मटेरियल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लेक्स, जूट, ओके, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बेटल लीव्स, टेंडू लीव्स, तो उसको एग्जम्पशन है। अब मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो एपी है। अब एपी होने के अगर वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट एग्जाम्पल लो,
ओके, यहाँ पे एपी जो है, यहाँ फ्रूट्स नट्स और वेजिटेबल, ये एपी है, डायरेक्ट फार्म से निकले, तो इसको तो एग्जम्पशन ऊपर वाले एंट्री में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है वेयर हाउसिंग ऑफ एपी एग्जम्प्ट है, तो ये एंट्री में फिर से क्यों एग्जम्पशन दिया? रिपीटेशन है, मैं कह रहा हूं रिपीटेशन है, लेकिन इस पर इससे ज्यादा आपको यह ख्याल देना है कि ऐसे कुछ एपी है, ऐसे कुछ गुड्स है जो एपी नहीं है, जैसे शुगर केन, मैंने अभी समझा शुगर केन एपी नहीं है, जैगरी एपी नहीं है, ओके, उसके बाद में यहाँ पे स्पाइसेस कोपरा एपी नहीं है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट जो एपी नहीं है तो ऊपर वेयर हाउसिंग में उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए अलग से ओके यहाँ पे सीरियल नंबर 20 में ओके ये गुड्स पे स्पेशली सारे सर्विस का एग्जाम नहीं, सिर्फ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग होगा तो एग्जामिशन मिलेगा। मतलब मेरा क्या कहना है, ओके शुगर और जैगरी का कमीशन एजेंट सर्विस होगा तो टैक्सेबल है। यहां पे सिर्फ कौन सी सर्विस एग्जाम दिया है? स्टोरेज और वेयरहाउसिंग वाली सर्विस एग्जाम दिया है। समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर, और समझा होगा, मजा आ रहा होगा तो ठोको लाइक। ओके, अब आप एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड अगर आपको ये रिवीजन अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में सर्विस बाय ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। ओके, मतलब स्पर्म डोनर। ओके, ये लाइव स्टॉक के विलेज एरिया में ओके बुल के या फिर भैंस होगी, ओके, तो उनके स्पर्म्स डोनेट किए जाते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। ओके, तो उसके अगर कोई चार्जेस हो गए तो यहाँ पे हो, यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको कह दूं बेटा, शुगर केन एपी है यार, एंट्री रिपीट की हुई है, शुगर केन एपी है तो ऊपर कवर हो गया, वापस से इसको वेयर हाउसिंग में कवर किया है, लेकिन जैगरी होगा, ध्यान सुना, जैगरी होगा वो एपी नहीं है तो उसका वेयर हाउसिंग यहां बेनिफिट मिलता है। डन, चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे 3 सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, रिलीजियस सेक्टर, चैरिटेबल सेक्टर। उसके बाद में ओके मैं ये कह देता हूं यहां पे चल, हाँ, नेक्स्ट आते बेटा हम लीगल सेक्टर में यहां आ जाओ, नेक्स्ट आते हम लीगल सेक्टर में। लीगल सर्विस, ओके, लीगल सर्विस की डेफिनेशन हम यहां नीचे देखेंगे। पहले तो यहां नीचे दी गई है लीगल सर्विस, लीगल सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर। मतलब क्या, किसी भी लॉ में आपने एडवाइस दी, कंसल्टेंसी दिया, असिस्टेंस दिया, ओके, किसी भी तरह से वो लीगल सर्विस कही जाएगी। एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी, ये लीगल सर्विस कही जाएगी। नाउ अब लीगल सर्विस में हम ये देखेंगे, 3 पार्ट में देखेंगे, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, उसके बाद में इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, अदर देन सीनियर एडवोकेट, और नीचे जो चार्ट है वो सीनियर एडवोकेट का देखेंगे। तो चलिए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ओके, मैंने कहा था आर्बिट्रेटर, ये आर्बिट्रेटर जो होते हैं ये प्राइवेट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं और उनकी सर्विस टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर हम रिवर्स चार्ज और ये साथ में पढ़े तो आज चार्ट कैसा होगा, रिवर्स चार्ज और एग्जम्पशन अगर हम साथ में देखें तो कैसा होगा। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है, हमने पढ़ा था रिवर्स चार्ज में, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर्स चार्ज लगता है, पर उसमें भी एग्जम्पशन है। जो बिजनेस एंटिटी को उसने सर्विस दिया, यानी रिसिपिएंट पे फोकस करना, अगर वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी अप टू सच अमाउंट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेक देम एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। सिंपल वर्ड में कहूं तो अगर जो बिजनेस एंटिटी को उसने सर्विस दिया, उस बिजनेस एंटिटी का, क्योंकि रिवर्स चार्ज लगना है, रिवर्स चार्ज लगना है इसलिए आपको रिसिपिएंट पे ध्यान देना है, रिसिपिएंट पे ध्यान देना है, तो वो बिजनेस एंटिटी का अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, फिर वो थ्रेशोल्ड 10, 20 या 40 जो भी होगा, जो उसको एग्जम्पशन देता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, अगर थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की कोई भी सर्विस ले एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो ऐसी बिजनेस एंटिटी है, सुनना वेरी इंपॉर्टेंट, वो ओके ऐसी बिजनेस एंटिटी है अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यहां पे उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड के ऊपर होगा, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन लिया हो नहीं लिया हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा तो वो टैक्सेबल होगा। और इसके साथ मैं रिवर्स चार्ज का फ्लेवर ऐड करता हूं, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज है और बिजनेस एंटिटी टैक्स देगी, पर उसमें एक एग्जम्पशन भी है। एग्जम्पशन है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कम ऑन, क्या कहा मैंने, ओके, यहां पे एक वर्ड ऐड कर देना, टर्नओवर ऑफ बिजनेस एंटिटी इन पीएफवाई, मैं करेक्ट कर लूंगा बाद में, इन पीएफवाई, आगे आपके इसमें करेक्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं तो करेक्ट कर लेना।
और यहां पे एग्रीगेट टर्न ओवर कर लेना। एग्रीगेट, ये सभी जगह जहां पे भी टर्न ओवर है मैं लिख देता हूं। ओके, टर्न ओवर इक्वल्स टू एग्रीगेट टर्न ओवर। अगर करेक्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज करेक्ट कर लेना। तो ऐसे सिचुएशन में ओके या एग्जाम्पशन है, अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट है यानी अगर यहां पे ट्रस्ट सर्विस ले रही है, कोई इंडिविजुअल सर्विस ले रहा है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, तो एग्जम्प्ट है अगर वो बिजनेस एंटिटी नहीं होगी। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जम्प्ट है दोस्तों। तो ये हमने देखा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में। उसके बाद में यहां पे अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट होगा, ओके अगेन बिजनेस एंटिटी, लॉजिक वही, अगर ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है, एग्रीगेट टर्नओवर लेना है यहां पे, बिजनेस जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था, नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, वो एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, क्योंकि ये एग्जम्पशन अदर देन सीनियर एडवोकेट है, तो अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका टर्नओवर ओके इन पीएफआई ओके सच अमाउंट जो उसको लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन करता है, टैक्सेबल, और आरसीएम में बिजनेस एंटिटी पे लायबिलिटी आएगी। ओके तो आपको करंट ईयर में एग्जम्पशन जो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट बेस्ड ऑन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके अगर बिजनेस एंटिटी जो रिसिपिएंट, आपको रिसिपिएंट पे फोकस करना है, वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर पिछले साल अगर ओके 10 लाख ही होगा, इस बार 100 करोड़ क्यों ना हो पर पिछले साल 10 लाख ही होगा, तो 100 करोड़ के केस में जो भी वो लीगल एडवोकेट की सर्विस लेता है एग्जम्प्ट, इस बार कोई भी टैक्स नहीं आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इस साल का टर्नओवर नहीं लेना है, इस बार तो एग्जम्पशन एंजॉय करना है आपको। इस बार एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इस किसके बेस पर है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। समझा होगा तो बोलिए हाँ और ठोको लाइक। ओके उसके बाद में अगर ये इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं तो एग्जम्प्ट है। ओके अनादर एडवोकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनादर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देते हैं तो एग्जम्प्ट है। गवर्नमेंट ओके या गवर्नमेंट एंटिटी को देते हैं तो एग्जम्प्ट है। यानी टैक्सेबल सिर्फ एक ही जगह है, एडवोकेट की सर्विस टैक्सेबल एक ही जगह है, अगर वो ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ओके टर्नओवर उतना था जो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था या लायबल टू रजिस्टर्ड था, तो वो केस में टैक्स आएगा, वो भी रिवर्स चार्ज में आएगा फॉर लीगल सर्विसेज। ओके चलिए ये हमने देखा रिगार्डिंग टू एडवोकेट सर्विसेज। उसके बाद में यहां पे सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट, देखिएगा सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर एडवोकेट। अभी देखो वो नॉर्मल इंडिविजुअल एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो, ध्यान सुनिएगा। ओके वो सीनियर एडवोकेट हो, रिवर्स चार्ज तो लगता है, लेकिन एग्जम्पशन के लिए दोनों को थोड़ा अलग किया हुआ है। क्यों अलग किया मैं बता देता हूं। सीनियर एडवोकेट होगा तो यहां पे बेटा वही ओके कि बिजनेस एंटिटी का क्राइटेरिया वही है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा तो ऐसे सिचुएशन में एग्जम्पशन मिलेगा। अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो टैक्सेबल होगा, रिवर्स चार्ज में आएगा। नॉन बिजनेस एंटिटी होगा तो एग्जम्प्ट है। हाँ टैक्सेबल क्या है मैं आपको बता दूं, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट दूसरे कोई इंडिविजुअल एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे तो यहां एग्जम्प्ट है, लेकिन सीनियर एडवोकेट सुनो, सीनियर एडवोकेट अगर किसी अनादर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट के सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। लेकिन मतलब एक सीनियर एडवोकेट अगर अदर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो वो टैक्सेबल है, या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दे रहा है टैक्सेबल है, पर जो सर्विस लेने वाला है वो तो एडवोकेट है, एडवोकेट है तो वो भी बिजनेस एंटिटी है। ओके अब रिसिपिएंट पे फोकस करो, वो बिजनेस एंटिटी है क्योंकि प्रोफेशन बिजनेस में आता है, एडवोकेट प्रोफेशन है तो वो भी बिजनेस एंटिटी है। तो वो जो पहला वाला एग्जम्पशन है यानी जो सर्विस लेने वाला एडवोकेट होगा अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो वो पहले वाले क्लॉज में एग्जम्पशन ले सकता है। ओके पहले वाले क्लॉज में एग्जम्पशन ले सकता है। अगर उसका थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तो ऐसे केस में यहां पे कोई बेनिफिट नहीं, यहां जीएसटी आ जाएगा। और नो डाउट सीनियर एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी वगैरह होगा तो उसको एग्जम्पशन यहां पे मिल जाएगा। ओके तो ये था रिलेटेड टू लीगल सेक्टर। तो यहां पे दोस्तों जो है हमने यहां कंप्लीट किया और ये जो है इतने एग्जम्पशंस हमने देखे जो मेन एग्जम्पशंस थे। ओके इसी डिस्कशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में एग्जम्पशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलिए
हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी क्या? तो बेटा हार्ड कॉपी अभी आपके हार्ड कॉपी जो है अभी तो अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे हार्ड कॉपी जो है हम प्रिंट जो है 1,000 5,000 करवाना पड़ता है, तो इतनी जो प्रिंट है ओके अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इसका प्रिंट आउट लेके ही पढ़ाई शुरू कर दो, बस इतना ही होगा, ठीक है। हम इसको अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बेटा जीएसटी है, चेंज होते रहता है, अभी तो हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप कलर प्रिंट निकाल लो, आप नॉर्मल प्रिंट निकाल लो, ये आपकी मर्जी। ओके बेटा, नहीं नहीं अभी अप्लीकेबल नहीं होगी। अप्लीकेबल है बेटा 86 भी आपके अटेम्प्ट के लिए। एडवोकेट जीएसटी नंबर तो इसलिए लेता है क्योंकि बेटा टेलीग्राम लिंक, आप टेलीग्राम लिंक दिया है, वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कीजिए, आपको सारा उस टेलीग्राम लिंक में मटेरियल मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वो आप ज्वाइन कीजिए, उसमें सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। अब बचे कितने बेटा चैप्टर? एक दो चैप्टर्स बचे हैं, बाकी तो सब मैंने कवर कर लिए। आप नीचे प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन कॉलम में प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट में आप मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, सारे प्लेलिस्ट में चैप्टर मिल जाएंगे। अब बचे कितने? एक दो चैप्टर्स बचे हैं रिवीजन के लिए। सीनियर एडवोकेट वो बेटा आप अब डेफिनेशन रेगुलर बुक से देखिए। चलिए आज यहीं रुकते हैं, इसी डिस्कशन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड रहिएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। डन। ओके बेटा, बाय। चलिए, तो बेटा आज हम एग्जाम्शन का जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यस, हमने लीगल सर्विस तक कंप्लीट किया था, अब इसके आगे का डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। डन। चलिए, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, जिसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आपको जो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है वो टेलीग्राम लिंक आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस टेलीग्राम लिंक से आपको नोट्स मिल जाएगा, एज वेल एज मेरा लेक्चर 00 और यहाँ पे यानी चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज का इंट्रो और लेक्चर 1 जरूर देखिएगा। ये जो है आपको
पूरा डिटेल्स देगा कि आपको मटेरियल किस तरह से मिलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन का यहाँ पे आपको स्मार्ट डिजिटल बुक कैसे मिलेगा, सारी बातें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। साथ साथ में आप ये यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे रिवीजन वीडियोस मैंने इसके ऊपर डाले हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में बनाई हुई है। और दोस्तों मैं आपको ये कह दूं यहाँ पे कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी इमीडिएट सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। और हमारा वी स्मार्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये वी स्मार्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें अदर सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे रिवीजन वीडियोस, ऑडिट के फाडू रिवीजन वीडियोस वगैरह सब आपको मिलेंगे। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ फ्रॉड मिल्स और कॉल शेयर हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे फ्रॉड मिल मेरे नाम से और यहाँ यस वाई 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 स्मार्ट बुक करके ऐसे कुछ नाम से फ्रॉड मेल शेयर हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको कह दूं, यहाँ पे आपको जो भी मेल आएगा ऑथेंटिकेटेड मेड वी स्मार्ट का जो है वो आपको जहाँ तक देखा जाए तो @vsmartacademy.com से ही आएगा, @vsmartacademy.com से आएगा। इसीलिए अगर पहली बात तो सारे जो आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज हो, बुक्स हो या कोर्सेज बाय करना चाहते हो, हम आपको हमारे पोर्टल पे ही अवेलेबल करवाते हैं। हम आपको कोई भी ऐसी लिंक नहीं देते कि जिससे आपको पेमेंट करना हो। सभी पेमेंट आपको पोर्टल पे ही करने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे फ्रॉडुलेंट मेल, मुझे नहीं पता फ्रॉड है या नहीं है, पर ऐसे कोई भी मेल्स जो मोस्टली रिजेंबल्स करते हैं या वी स्मार्ट एकेडमी के साथ या मेरे नाम के साथ, आप जब तक @vsmartacademy.com से ना आए ओके तब तक उसे कोई भी आप यहाँ पे रिप्लाई ना कीजिएगा या उसमें कोई भी स्कैम में ना अटकिएगा। ठीक है। तो चलिए, सो दोस्तों गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेकेंड रिवीजन। यस, एग्जम्पशन का हमने लीगल सर्विस देख लिया था। अब आते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे। ठीक है। तो अब ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, सिंपली इसको कैसे याद रखना, मैंने चार्ट बना के दिया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इसमें छोटे से एडजस्टमेंट से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको कैसे याद रखना है, देखिए। ओके, पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको बस, कैब्स, रेलवे, वाटर, एयर, इस 5 पार्ट में डिवाइड करना है। क्योंकि पैसेंजर को बाय रोड लिया जाता है, बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बाय रेलवे, बाय वाटर एंड बाय एयर। चलिए, अब मैं रोड में लूँ तो बस और मीटर कैब। तो इसमें 2 पार्ट किया मैंने, स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज मतलब लेमन लैंग्वेज में अभी समझिए गवर्नमेंट बसेस। अगर गवर्नमेंट बसेस होगी, ध्यान से सुनिएगा, स्टेज कैरेज अगर गवर्नमेंट बसेस होगी तो एसी स्टेज कैरेज टैक्सेबल है। मतलब गवर्नमेंट की वोल्वो बसेस जो होती है, ओके, यहाँ जैसे पूना में चलती है गवर्नमेंट की बसेस, तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेशन की बसेस जो है यहाँ पे वोल्वो बसेस चलती है जिसे स्टेज कैरेज कहा जाता है, तो वो टैक्सेबल है। नॉन एसी होगा तो एग्जम्प्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब प्राइवेट बसेस। प्राइवेट बसेस आप देखते हो बहुत सारी पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग नाम से होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी प्राइवेट बसेस, एसी टैक्सेबल। इन शॉर्ट, दोनों के एसी से कोई भी पैसेंजर ट्रेवल करेगा तो उस टिकट पे यहाँ पे जीएसटी आएगा। उसके बाद में नॉन एसी बस, ओके, नॉन एसी बस होगा और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होगा। तो ध्यान सुनिएगा, स्टेज कैरेज का नॉन एसी टोटली एग्जम्प्ट है, पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यानी जो प्राइवेट बसेस है इसका, अगर वो नॉन एसी बस स्पेशली टूरिज्म के लिए, कंडक्टेड टूर, चार्टर या हायर, ओके, कंडक्टेड टूर, चार्टर या हायर, इसके लिए होगा तो टैक्सेबल। अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट होगा तो एग्जाम। इस पॉइंट को 1 मिनट में समझाना चाहूंगा। जैसे ये प्राइवेट बसेस मैंने हायर की शादी के लिए, स्पेशल टूरिज्म है, कंडक्टेड टूर है, मैंने हायर किया मेरे कंपनी के लिए। अगर ये प्राइवेट बसेस मैंने हायर किया कोई ट्रिप के लिए, तो कोई प्राइवेट पर्पस कंडक्टेड टूर के लिए हायर किया जा रहा है जिसका उसको पैसा दिया जा रहा है, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन ये जो प्राइवेट बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट टू पॉइंट, भाई ये सिटी से ये सिटी तक लेके जा रहे हैं, तो वो एग्जम्प्ट है। ओके, चलिए
एक पॉइंट और कह दूं आपको, अगर आप शादी के लिए, ट्रिप के लिए, प्राइवेट ओके कंपनी अगर गवर्नमेंट बसेस लेती है और नॉन एसी लेती है तो एग्जम्प्ट है, यानी नॉन एसी स्टेज कैरेज एग्जम्प्ट है। लेकिन वही अगर प्राइवेट बसेस लेती है तो प्राइवेट बसेस के केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा, स्पेशल कंडक्टेड टूर होगा। तो चलिए हमने बस का कंप्लीट किया। नेक्स्ट मीटर कैब, ऑटो रिक्शा वगैरह। तो मीटर कैब, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा आपने ऐड कर देना, ई रिक्शा भी इसमें आ जाएगा। ओके, ई रिक्शा जैसे दिल्ली में यूज होता है। ओके, तो मीटर कैब, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा ये एग्जम्प्ट है। पर बाकी सभी कैब, ओके, ये टैक्सीज जिसमें मीटर नहीं है, प्राइवेट टैक्सीज है, सिटी टू सिटी टैक्सीज है, जूम की टैक्सीज है, बाकी सब टैक्सेबल होगा। तो रोड ट्रांसपोर्ट में हमने ये सब कुछ देख लिया। ओके, नेक्स्ट बेटा रेलवे। रेलवे में दो चीजें मैंने ली है, रेलवे एंड मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे। अगर हमारी इंडियन रेलवे की बात करें तो रेलवे में फर्स्ट क्लास, ध्यान सुनिएगा, यहां पे फर्स्ट क्लास और एसी क्लास, एसी क्लास ये टैक्सेबल है। ओके, बहुत सारी ट्रेन्स में यहाँ पे एसी क्लास होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एसी, और फर्स्ट क्लास भी होता है जो एसी ना भी हो लेकिन फर्स्ट क्लास डिब्बा होगा तो वो सिचुएशन में वो टैक्सेबल होगा। लेकिन बाकी स्लीपर क्लास, ओके, यहाँ पे ऑर्डिनरी क्लास ये एग्जम्प्ट रहेगा। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे टोटली एग्जम्प्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे को प्रमोट करना चाहती है। सी दिस आयरनी, अगर इंडियन रेलवे उसका एसी क्लास टैक्सेबल है, लेकिन मेट्रो जो पूरी एसी होती है, मोनोरेल जो पूरा एसी होता है, ट्रैमवे जो पूरा एसी होता है, वो एग्जम्प्ट है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि एसी मेट्रो, अब आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, एसी टैक्सेबल, ना 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 ना, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। ओके, फिर हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, हाँ, फिर हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवे से, देखिए इनलैंड वाटरवे और दूसरा वेसल। ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें इनलैंड वाटरवे, तो इनलैंड वाटरवे एग्जम्प्ट है, मतलब रिवर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटर मतलब रिवर ट्रांसपोर्ट, रिवर ट्रांसपोर्ट पूरा एग्जम्प्ट है। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, वेसल, वेसल यानी जो सी के रूट से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है पैसेंजर्स को, अगर ओके जैसे मुंबई टू गोवा क्रूज शिप होती है, मुंबई टू गोवा, कोकन, या फिर डेली शिप होती है जो पैसेंजर को लेके जाती है, अगर ये वेसल प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म के लिए होगा तो टैक्सेबल है। ओके, लेकिन अदर पर्पस होगा तो एग्जम्प्ट है। इस पॉइंट को समझ लो, वेसल प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म मतलब क्रूज शिप, ओके, एज अ टूरिज्म के लिए, गोवा में एज अ टूरिज्म के लिए यूज की जा रही है। तो अगर वो शिप पैसेंजर को ले जा रही है पर उसका मेन डोमिनेंट पर्पस है टूरिज्म, तो फिर टैक्सेबल है। गवर्नमेंट क्यों छोड़ेगी? जो एंजॉय कर रहा है, लिज्योर कर रहा है, वो जीएसटी दे भाई। और अगर लेकिन जैसे गोवा टू सॉरी कोकन टू मुंबई डेली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ओके, जो टूरिज्म नहीं है भाई, लोगों के कन्वीनियंस के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई रिपीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जा रहा है, यानी अदर पर्पस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वेसल यूज किया जा रहा है, तो वो एग्जम्प्ट होगा। तो वाटर में हमने रिवर देख लिया, वाटर रिवर पूरा एग्जम्प्ट है, लेकिन वेसल, वेसल यानी यहां लिख सकते हो सी, सी रूट से, तो सी रूट से टूरिज्म होगा तो टैक्सेबल है। ओके, और अदर होगा तो एग्जम्प्ट है। एयर, ओके, पहला थॉट तो ये समझना कि जो एयर है, एयर पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेकिन अगर पैसेंजर एम्बार्किंग और टर्मिनेटिंग इन अ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, तो ऐसे कुछ स्टेट्स जो दिए हैं, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट और इसका कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी हुई है। तो ऐसे कुछ स्टेट यहाँ पे दिए, अगर पैसेंजर यहाँ पे जा रहा है, एम्बार्किंग कर रहा है, ओके सॉरी टर्मिनेशन कर रहा है, मतलब पुणे से, मुंबई से, सूरत से, ये स्टेट में जा रहा है या वहां से आ रहा है, यानी ये स्टेट में जाने की टिकट और वहां से आने की टिकट एग्जम्प्ट है बाय एयर होगा तो, क्योंकि गवर्नमेंट इस एरिया का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बाय एयर प्रमोट करना चाहती है। हिली एरिया है तो गवर्नमेंट ये एरिया में प्रमोट करना चाहती है, इसलिए ये एरिया में एग्जम्पशन है। लेकिन बाकी सारा अदर केसेस मतलब ऑल एयर ट्रांसपोर्ट टैक्सेबल होगा। ओके, एक सिंपल चार्ट मैंने बना लिया और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड जितने भी 2-3 एग्जम्पशंस है वो एग्जम्पशन इस चार्ट में मैंने कवर कर लिया। अगर समझा होगा तो यस, आपको क्या करना है, एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, ठोको लाइक। ओके, तो चलिए, ओके, यहां उसके बाद में अगर हम बात करें, ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ध्यान से सुनिएगा। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए यहाँ पे रोड, रेलवे, इनलैंड वाटरवे, एयर, वेसल। ओके, तो अब आपका गुड्स किससे ट्रांसपोर्ट होता है? वो रोड से भी हो सकता है, वो रेलवे से भी हो सकता है, इनलैंड वाटरवे से भी हो सकता है। ठीक है, यस बेटा, कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये इंटर का नहीं है क्या? नहीं नहीं, ये इंटर का,
ओके, ये इंटर के लिए आपको करना है तो करो, लेकिन इसमें से कुछ एग्जामिशंस इंटर के लिए लागू नहीं है, कुछ एग्जामिशंस है ऐसे 10-12 जो इंटर के लिए लागू नहीं है। अब मैं यहाँ तो ये पढ़ाते नहीं बैठूंगा ये इंटर और फाइनल वगैरह। ओके, इसलिए ये जो वीडियो है ये फाइनल के लिए, इंटर के लिए मैं बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जहां तक देखा जाए ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, ओके, रोड, रेलवे, इनलैंड वाटरवे, एयर वेसल्स और पाइपलाइन। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट के केस में अगर वो जीटीए और कुरियर होगा, यानी कोई भी तुम्हारा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जहां तो रिवर्स चार्ज भी है या कुरियर से जा रहा होगा तो टैक्सेबल है। बाकी सारा अदर रोड ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है। मतलब क्या, ओके, अगर आपका गुड्स बुलक कार्ट से जा रहा है, ओके, आपका गुड्स कैमल से जा रहा है, जो जीटीए नहीं है, आई रिपीट, ओके, जो जीटीए नहीं है, ओके, आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी छोड़ के बाकी कोई भी मोड से जा रहा होगा तो वो सिचुएशन में उसको जो है एग्जम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ओके, ठीक है बेटा, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वेट मत करना। मेरे क्वेश्चन में जो आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चंस है, पास एग्जामिनेशन और स्पेशली आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस है, वो इंपॉर्टेंट समझो, ओके, और स्पेशली आईसीएआई के और आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट समझो। उस मैंने बाइफर्गेशन दे दिया है, बच्चों जैसी आदत मत लगाओ, स्पून फीडिंग जैसी आदत मत लगाओ। मैं 1000 बार कह चुका हूं आपको कि आप जो है, ओके, यहाँ पे चलो सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आईसीएआई मटेरियल के क्वेश्चंस और आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इनफ, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलो। इसके बाद भी अगर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा, पर प्लीज मुझे ना व्हाट्सअप कीजिए ना मैसेज कीजिए, ओके, मुझे ऐसा लगा कि एक लिस्ट आपको बना के दूं तो मैं दे दूंगा। चलिए, अब यहाँ पे ओके, यानी यार अब मैं आपके लिए चार्ट बना रहा हूँ, आपके लिए बाइफर्गेशन दे दिया हूँ, क्वेश्चनर में दे दिया हूँ। अब बेटा अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे रोड में जीटीए और कुरियर टैक्सेबल है, अदर ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है। अब मैं आपको थोड़ा एक बार बता देता हूँ, अगर आपका इंडिविजुअल ट्रक है, 2-3 प्रॉब्लम में आएगा ऐसा कि आपका इंडिविजुअल ट्रक है या इंडिविजुअल टेम्पो है, टेम्पो कैरेज है, जो जीटीए नहीं है, जीटीए मतलब एक एजेंसी है जो ओके, यहाँ पे एक से ज्यादा मोटर व्हीकल डेफिनेशन कहीं नहीं दिया है, पर एक एजेंसी वर्क करके काम कर रही है, तो एजेंसी अलग, और आपका इंडिविजुअल अगर टेम्पो कैरेज होगा, इंडिविजुअल ट्रक होगा, ओके, तो वो जीटीए में नहीं आएगा। अगर वो जीटीए में नहीं आएगा तो उसको अदर रोड ट्रांसपोर्ट में एग्जाम मिलता है, ओके। तो यहाँ पे ये मत समझना कि जीटीए मतलब जो भी, ओके, यहाँ पे टेम्पो कैरेज से ट्रांसपोर्ट करता है, ओके, ओके, जो टेम्पो गैरेज से ट्रांसपोर्ट करता है या फिर जो ट्रक से ट्रांसपोर्ट करता है वो सभी को जीटीए कहा जाएगा, नहीं। जीटीए मतलब एज ए एजेंसी सेटअप हुआ है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कार्गो एजेंसी सेटअप हुआ है, उनको ही टैक्सेबल है। जो इंडिविजुअल ट्रक चलाते हैं अपना इंडिपेंडेंट, जो इंडिविजुअल टेम्पो कैरेज चलाते हैं, उनको ये अदर रोड ट्रांसपोर्ट में एग्जम्पशन मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम्स में मैंने यूज किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखते हो। चलिए, रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे से ओके, यहाँ पे जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है फुल्ली टैक्सेबल है, रेलवे को कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद में गुड्स की बात करें तो इनलैंड वाटरवे यानी रिवर ट्रांसपोर्ट होगा गुड्स का, तो यहां पे इनलैंड वाटरवे यानी रिवर, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में एयर और वेसल से, ये चार्ट को थोड़ा समझिएगा, एयर और वेसल से देखिए, अगर आपका ट्रांसपोर्ट बाय एयर या वेसल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन इन इंडिया, यानी बाहर से इंडिया में आ रहा है, सुनिएगा, अगर बाहर से इंडिया में आ रहा है तो वो सिचुएशन में यहां पे ओके, जहां तक देखा जाए तो बाय एयर एग्जम्प्ट है और बाय वेसल टैक्सेबल है। स्पेशली बाहर से इंडिया में आ रहा होगा यानी इंपोर्ट गुड्स लेके आ रहा होगा तो वेसल टैक्सेबल है, एयर एग्जम्प्ट है। इंडिया टू इंडिया होगा, मतलब इंडिया मुंबई से कोचिन पोर्ट जा रहा है, मुंबई से विशाखापट्टनम पोर्ट जा रहा है, इंडिया टू इंडिया ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाय एयर वेसल, तो पूरा टैक्सेबल है। और फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, मतलब क्या, आप बाय एयर और वेसल ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहे हो और आप गुड्स को इंडिया के बाहर लेके जा रहे हो, यानी आप किसी के गुड्स को, एक्सपोर्ट गुड्स को इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टर हो, ये सब ट्रांसपोर्टर ही है, ट्रांसपोर्टर हो और बाय एयर हो बाय वेसल हो तो वो एग्जम्प्ट है अप टू 31 मार्च 2022 तक। ओके, ये अमेंडमेंट है कि ये एग्जम्पशन एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब मेरा ये कहना है, आपको अगर याद रखना है, ख्याल देना है, तो इंडिया की इंडिया में टैक्सेबल है पूरा एयर वेसल ट्रांसपोर्ट, और बाहर से इंडिया में अगर इंपोर्ट गुड्स आता है तो एयर जहां तक देखा जाए यहाँ पे बाय एयर जो है ओके वो एग्जम्प्ट है और बाय वेसल जो है वो यहाँ पे टैक्सेबल है, इतना ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ
इंटर के लेवल पे ये पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको आईजीएसटी एक्ट नहीं है। ओके, इंटर लेवल पे ये दोनों एग्जाम्शन जो है ओके ये पढ़ने की जरूरत नहीं, पर एक फ्लो था इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू एयर वेसल, और पाइपलाइन और कंड्यूट होगा तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। चलिए, अब कोई अदर से जो एग्जाम्शंस दिए हैं, ओके, अदर के एग्जाम्शंस कौन कौन से हैं? स्पेशल एग्जाम्शन टू जीटीए, अगर आप गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी होगा या कुरियर एजेंसी होगा तो टैक्सेबल है, तो इनको एक स्पेशल एग्जाम्शन है। और अगर कोई जीटीए ओके कंसाइनमेंट लेकर जा रहा है इन अ सिंगल कैरेज, यानी एक जीटीए का कोई टेम्पो कैरेज है, इंडिविजुअल का नहीं, जीटीए का कोई टेम्पो कैरेज है या फिर जीटीए का कोई ट्रक है, और उसमें इन अ सिंगल कैरेज 1500 रुपए तक, ओके, अप टू 1500, ध्यान सुनना, अप टू 1500 तक फ्रेट होगा तो वो एग्जम्प्ट है, उसका जीएसटी ना फॉरवर्ड चार्ज में आएगा ना रिवर्स चार्ज में आएगा। पर उस कैरेज में यहाँ पे इन कंसाइनमेंट एक ही होनी चाहिए उस कैरेज में, अ कंसाइनमेंट इन अ सिंगल कैरेज, ठीक है, और ऑल कंसाइनमेंट पर कंसाइनी। अब मैं आपको ये कह दूं कि लेकिन अगर आपके ट्रक में एक से ज्यादा कंसाइनी के गुड्स जा रहे हैं, सुनो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ओके यहाँ पे, पर अगर आप बुक पढ़ोगे तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा या याद आ जाएगा आपको। अगर आपके एक ही कैरेज में एक से ज्यादा कंसाइनी गुड्स जा रहे हैं, ए का जा रहा है, बी का जा रहा है, सी का जा रहा है, तो फिर पर कंसाइनी, ध्यान सुनना, पर कंसाइनी अगर फ्रेट 750 या उससे कम होगा तो एग्जम्पशन मिलेगा। चलिए सर एक बार रिपीट करो, ये रिवीजन रिपीटिशन के लिए नहीं है, ये आई होप तुमने पढ़ा है और मैं रिवाइज कर रहा हूं उसके लिए है। उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ये ध्यान रखें, फॉलोइंग गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय जीटीए, रेल, वेसल देन एग्जम्प्टेड, ख्याल रहे ओके, ये जीटीए से ट्रांसपोर्ट होते हैं गुड्स, या रेल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, या वेसल से ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर से नहीं, एयर को कोई एग्जम्पशन नहीं है, सिर्फ जीटीए, रेल, वेसल को एग्जम्पशन है। कौन कौन से? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? जो हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखी थी भाई, हमने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देखा था, अगर ऊपर आते हो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो फार्म से निकला है, जिसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं, बहुत रॉ है, फार्म से निकला है, कोई प्रोसेसिंग नहीं की, या जस्ट उतनी ही प्रोसेसिंग की जो जरूरी थी, जो उसके एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं करती है, बट मार्केटेबल इन अ प्राइमरी मार्केट। ओके, तो ये सिचुएशन में जहां तक देखा जाए उसे एग्रीकल्चर, तो कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जीटीए, रेल और वेसल से ट्रांसपोर्ट होता है तो एग्जम्प्ट है। दूसरा, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, फ्लोर, पल्सेस एंड राइस। अब देखो यार कंफ्यूजन हो सकता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो दे दिया, लेकिन जो मिल्क होते हैं, पास्चराइज मिल्क समझ लो, जो एपी में नहीं आता है, सॉल्ट है, फूड ग्रेन्स है, बहुत सारी फूड ग्रेन्स एपी में नहीं आती है, ओके, फ्लोर है, ओके, आटा एपी में नहीं आता है, एपी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पल्सेस है, राइस है, इनका ये लर्न करना पड़ेगा लिस्ट, आप ये बाय हार्ट लर्न करके जाना, इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये अगर जीटीए, रेल और वेसल से ट्रांसपोर्ट होता है एग्जम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर्स, ओके, फार्म के फर्टिलाइजर्स वो ट्रांसपोर्ट होते तो एग्जम्प्ट है। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स अगर ट्रांसपोर्ट होते तो एग्जम्प्ट है। रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स होगा तो एग्जम्प्ट है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गए तो ये जो है यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन अब इसको कैसे याद रखना? इसको याद रखने के लिए मैं कहूंगा डॉक्टर मोना, डॉक्टर मोना। भाई डॉक्टर मोना मतलब डी यानी क्या? तो डी यानी डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। ओके, आर मतलब क्या? तो रिलीफ मटेरियल। एम मतलब क्या? तो एम मतलब यहाँ पे मिल्क सॉल्ट, ओके, मिल्क सॉल्ट। ओके, ओ मतलब क्या? तो ऑर्गेनिक मैन्योर। एन मतलब क्या? तो एन न्यूज़पेपर। ए मतलब क्या? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हो, इसका मेमोरी टेक्निक आप बना सकते हो, डॉक्टर मोना। ओके, चलो पसंद आया होगा तो ठोको लाइक। ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे ये जो एग्जम्पशन है गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। और कुछ एग्जम्पशन सुने दिए, और ये देखो क्या है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी who has taken a registration only for TDS। ये मैंने रिवर्स चार्ज में भी आपको पढ़ाया था। अगर जीटीए सर्विस, रिवर्स चार्ज याद करो, जीटीए सर्विस और जीटीए सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, सुनो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, ओके, या गवर्नमेंट एजेंसी को दी जा रही है जो ओनली टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड है, मतलब वैसे रजिस्टर्ड नहीं है पर उनको टीडीएस काटना पड़ रहा है अंडर टीडीएस लॉ और उसके लिए रजिस्टर्ड है, तो वो सिचुएशन में उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। ये एग्जम्पशन पहले भी देखा था। इसके बाद में ये जो सीरियल नंबर 22 का एग्जम्पशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके ऊपर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ हायरिंग, ओके, गिविंग ऑन हायर, यानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, रेंटिंग सर्विस है। ऑन हायर मतलब रेंट पे दिया जा रहा है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंटिंग? ट्रांसपोर्टेशन मतलब हम हमारी गाड़ी नहीं देख रहे, गाड़ी हमारे कंट्रोल में है, हाँ, आपका गुड्स दो, आप पैसेंजर, और हम लेके जाएंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन है। और हायरिंग मतलब गाड़ी हमने आपको दे दिया।
ओके, तो यहां ख्याल रहे हायरिंग को एग्जम्पशन है। हायरिंग क्या है, तो सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, गिविंग ऑन हायर, तो पहला ओके, ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। मतलब आपने यहां पे ओके एक मिनट, गिविंग ऑन हायर, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर अ मोटर व्हीकल, या एक वर्ड ऐड करना, हायर अ मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल वो आया नहीं, मैं करेक्टेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं करेक्ट करके डाल दूंगा। ओके, तो आप मोटर व्हीकल दे रहे हो हायरिंग पे, किसको दे रहे हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट ओके अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन जो है, ओके, तो यहां पे एसटी महामंडल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है, तो अगर आपने अपनी बसेस है या कोई भी व्हीकल मोटर व्हीकल ओके आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दिया, मोटर व्हीकल, हाँ दिया है आगे, सॉरी दिया है आगे, आपने स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को मोटर व्हीकल दिया टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, यानी आपने बसेस हायर पे दिया पैसेंजर्स के लिए तो एग्जम्प्ट है। दूसरा ए ओके लोकल अथॉरिटी को दिया, और क्या दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, है ऑलरेडी है, क्या दिया वो दिया उसमें, टू अ लोकल अथॉरिटी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, यानी लोकल अथॉरिटी यानी पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके यहाँ पे पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप जो भी सिटीज में रहते हो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल ओके बसेस वगैरह उनको ऑपरेट करने के लिए दिया जिसमें 12 से ज्यादा पैसेंजर है, एग्जम्प्ट है। हाँ, ये तीसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये जीटीए का फेवरेट है। अगर आपने हायर पे दिया टू जीटीए फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, यानी क्या, अगर आप गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अपने ट्रक या अपना कोई भी व्हीकल, आप गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अपने ट्रक या अपना कोई भी व्हीकल ओके रेंट पे देते हो, रेंट पे देते हो अपना ट्रक वगैरह, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। और उसके बाद में स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ ओके ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर एंड सेकेंडरी स्कूल, ओके ओके यहां पे आप हायर पे दे रहे हो फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस ओके बाय वे ऑफ प्री स्कूल। मतलब क्या, आप ऐसे ट्रांसपोर्टर को, ध्यान सुनिएगा, आप ऐसे ट्रांसपोर्टर को अपना बस हायर पे दे रहे हो या व्हीकल हायर पे दे रहे हो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है। आई रिपीट, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है, तो वो सिचुएशन में यहां पे एग्जम्पशन में रहेगा। चलिए, हाँ बेटा, हाँ यहां पे इसको एक्सटेंशन, अभी वो डेट कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, अननेसेसरी कोई भी बात पे 30 सितंबर 2022 तक इसको और एक्सटेंशन आ गया है। ये जो वेसल और एयरक्राफ्ट वाला है 30 सितंबर 2022 तक और एक्सटेंशन आ गया है। चलिए, ये हमने हायरिंग वाला एग्जम्पशन देख लिया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट सेक्टर चालू करेंगे। नेक्स्ट सेक्टर चालू करेंगे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखिएगा, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ध्यान से देखिएगा, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस। मतलब क्या, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब आपका रहता हुआ घर, जो ऐसा घर जो रहने के लिए बनाया गया, और आप अगर अपना फ्लैट है, बंगलो है या जो भी है, ओके फ्लैट है, बंगलो है या जो भी है, और ये जो है आपने एक्सटेंड कर दी, सॉरी ये फ्लैट है, बंगलो, और आपने ये रेंट पे दिया, और वो रेंट जो है फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस के लिए दिया। आई रिपीट, ओके फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस के लिए दिया तो एग्जम्प्ट है। ओके, और ख्याल रहे इसमें रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब लॉन्ग टर्म यूज के लिए दिया। अगर आप अपना घर विला है, गोवा में विला है और डेली बेसिस पे दे रहे हो, तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं बोला जाएगा। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब लॉन्ग टर्म यूज के लिए दिया गया, रेसिडेंस के लिए दिया जाए तो एग्जम्प्ट है। अगर आपने अपना फ्लैट वगैरह ऑफिस पर्पस के लिए दिया गया तो टैक्सेबल है। आपने अपना फ्लैट ऑफिस कम रेसिडेंस के लिए दिया तो मिक्स अप्लाई होगा, हाईएस्ट रेट में टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ओनली रेसिडेंस के लिए दिया तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। चलिए, उसके बाद में रेंटिंग ऑफ होटल्स इन एक्सेट्रा। रेंटिंग ऑफ होटल, तो देखो सर्विस बाय वे ऑफ होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट और व्हाट एवर द नेम कॉल्ड, ओके, और आपने रेंट पे दिया, ओके, रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस के लिए, ओके, रेंटिंग अदर देन रेसिडेंशियल लॉजिंग तो टैक्सेबल, यानी जो भी होटल वाले
ओके, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट या कुछ भी नाम हो, विला हो, कुछ भी हो, आप डेली बेसिस पे दे रहे हो, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दे रहे हो, और जिसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सेक्शन 15 के हिसाब से निकाला जाएगा, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू सभी एडिशन डिस्काउंट काट कर, यानी डिस्काउंट काट कर जो वैल्यू आएगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट, ओके, और जो यूनिट अकोमोडेशन, एक रूम का भाड़ा आपका बिलो और इक्वल्स टू 1000 पर डे होगा और इक्विवेलेंट होगा, यानी 1000 पर डे, ओके, और इक्विवेलेंट होगा, तो वो सिचुएशन में 1000 या उससे नीचे अगर एक रूम का भाड़ा होगा, और वो 1000 कैसे निकाला जाएगा, 1000 में टीवी प्लस जो भी एक्स्ट्रा लिया एडिशन माइनस डिस्काउंट जो अमाउंट आएगी, अगर वो निकाल के 1000 से नीचे होगा तो एग्जम्प्ट होगा। मतलब इंडिया के सारे होटल इन गेस्ट हाउस अगर अपने रूम का भाड़ा ओके ऐड करके और डिस्काउंट देकर अपने रूम का भाड़ा 1000 के नीचे रखते हैं तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, पर ख्याल रहे ये जो एग्जम्पशन है वो एग्जम्पशन ओनली रेसिडेंशियल, ख्याल रहे, रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस के लिए। मतलब क्या, मतलब अगर होटल वाले कॉन्फ्रेंस रूम दे रहे हैं, होटल वाले कोई हॉल दे रहे हैं, कैटरिंग सर्विस दे रहे हैं, बाकी सब टैक्सेबल है, ये एग्जम्पशन सिर्फ ओके यहां पे रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस के लिए दिया गया है। डन, चलिए हमने ये देखा रिगार्डिंग टू होटल इन गेस्ट हाउस। एग्जम्पशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ओके, तो सीरियल नंबर 27 में एग्जम्पशन क्या है, देखो आपको मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूं, और वो क्या, इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस। इंडिया में कोई भी किसी को, सिर्फ बैंक नहीं, कोई भी किसी को लोन, डिपॉजिट, एडवांसेस, आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया, बैंक ने लोन दिया, आपने बैंक में डिपॉजिट किया, आपने एफडी किया, कोई भी लोन डिपॉजिट किसी को भी दे रहा हो, उसका इंटरेस्ट या उसकी डिस्काउंटिंग, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग, चेक डिस्काउंटिंग, ओके, ये जो डिस्काउंटिंग अमाउंट होती है, ओके, तो वो इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग यहां पे एग्जम्प्ट रहेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर पे प्रॉब्लम आया तो ख्याल है उन्होंने लिखा कि इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन एग्जाम, डिस्काउंटिंग ऑफ चेक एग्जाम, इंटरेस्ट ऑन दैट ब्ला 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 ओडीसीसी एग्जाम, ओके, टैक्स मत लगाना, लेकिन एक बात पे आपने टैक्स जरूर लगाना, और वो है क्रेडिट कार्ड सर्विस का इंटरेस्ट। अगर क्रेडिट कार्ड सर्विस का इंटरेस्ट मिलता है, ओके, मतलब कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसका इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल है, ओके, एक्सेप्ट मतलब ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग। ओके, सेकंड देखो, दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, एक लोन एडवांसेस और डिपॉजिट, वो एग्जम्प्ट है, और डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन तो वो सेक्शन 15(2) में ऐड होता है। उसके बाद में यहां पे इंटरसेल सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, मतलब क्या, नॉर्मली जो फॉरेन करेंसी आपको सर्विस की डेफिनेशन यूज होगा, तो यहां पे जो मनी दे रहा है, ले रहा है और उसका सेपरेट कमीशन चार्ज कर रहा है, वो सर्विस है, जीएसटी आता है उसके ऊपर। लेकिन ये ट्रांजेक्शन अमॉन्ग्स बैंक मतलब बैंक के बीच में हो रहे हैं, एक बैंक दूसरे को फॉरेन करेंसी दे रही है, कमीशन ले रही है, या अमॉन्ग्स डीलर, यानी ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो होते हैं, आप एयरपोर्ट पे देखते हो डीलर टू डीलर करेंसी एक्सचेंज हो रही है और वो कमीशन ले रहे हैं, या अमॉन्ग्स बैंक एंड डीलर, इन तीन लोगों में अमॉन्ग्स होता है, तो वो सिचुएशन में यहां पे एग्जम्पशन रहेगा। लेकिन ख्याल रहे, ये बैंक टू बैंक, डीलर टू डीलर, बैंक टू डीलर, इनको ही एग्जम्पशन है। मतलब अगर ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बैंक टू कस्टमर होता है तो टैक्सेबल है, ओके, लेकिन इन तीनों के बीच में होता है तो एग्जम्पशन मिलेगा। ये हुई ना बात, ओके, चलिए। Now all other services of bank, FI, NBFC are taxable. सिर्फ इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग और बैंक टू बैंक ये वगैरह एग्जम्प्ट है। उसके बाद में ओके, एग्जम्पशन नंबर 34, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने देख लेना। 35 ये भी आपने देख लेना। अब मैं यहाँ पे जो जो एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे आपको अच्छे से कवर कर लूंगा। चलिए अब आप नेक्स्ट आ जाइए, एजुकेशन सेक्टर, इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है। एजुकेशन सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन यहाँ पे हम लेंगे। चलिए अब ये देखो क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आई रिपीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहां पे टोटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दी है, कोई भी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं। यहां जो डिफाइन की है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी। और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ख्याल रहे, ओके, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ओके, सर्विस प्रोवाइडेड बाय और सर्विस रिसीव्ड बाय, ओके, तो दोनों इसमें हमें एग्जम्पशन देखना है कि ये कौन सी सर्विस देती है तो एग्जम्प्ट है और कौन सी सर्विस लेती है तो एग्जम्प्ट है। ओके, तो पहला जो है
ओके, प्री स्कूल और हायर एंड सेकेंडरी स्कूल ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा। उसके बाद में कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ओके, ऐसा हर वो क्वालिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ हो, फॉरेन लॉ नहीं, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ हो, ऐसे सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या कोई भी इंस्टीट्यूशन ये सर्विस प्रोवाइड करे एजुकेशन सर्विस, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा। अप्रूव वोकेशनल कोर्सेस ऑफ एनसीवीटी, एससीवीटी, तो ये जो अब उसमें भी उन्होंने कौन से एनसीवीटी और एससीवीटी कोर्सेज दिए, याद रहे तो ठीक, अदरवाइज जब भी आपको एनसीवीटी और एससीवीटी, ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इनके अगर दिखे तो आपने समझ जाना कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, कम ऑन, मैंने क्या कहा, सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट। मतलब ये जो सेंट्रल बोर्ड होते हैं, एजुकेशनल बोर्ड और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड, सीबीएसई और एसएससी, ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानी जाएगी, पर सभी पर्पस के लिए नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएगी पर सभी पर्पस के लिए नहीं, ओनली टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट की जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो उनकी एक्टिविटी होगी वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक सीमित रहेगी। ओके, तो ऐसे केस में ये अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी और 4 इसमें डिफाइंड है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सी सर्विस देते हैं, तो एग्जम्पशन है, तो वो कहते हैं एनी सर्विस, ध्यान सुनिएगा भाई, वो कहते हैं एनी सर्विस सप्लाइड बाय सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। ओके, यानी अगर ये कोई भी सर्विस, नाम कुछ भी हो यार, वो एजुकेशन फीस हो, लैब चार्जेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कैटरिंग हो, कोई भी हो, ओके, कोई भी सर्विस अगर वो स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को दे तो एग्जम्प्ट है। मतलब स्कूल वाले कोई भी सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, ओके, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई भी सर्विस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ एग्जम्प्ट है। फिर वो लैब सर्विस हो, एजुकेशन फीस हो, ट्रांसपोर्टेशन स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ से ले, ओके, एनसीवीटी, एससीवीटी ले, और सेंट्रल और स्टेट बोर्ड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बाकी नहीं, टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन कोई भी फीस स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ से ले तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। दूसरा, सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फीस कर देना, मैं चेंज कर दूंगा, ये इंटरेस्ट नहीं, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस। अब ये एंट्रेंस बहुत सी बार, जैसे IIM इंस्टीट्यूट है, ओके, वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है, बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इसमें कवर्ड होती है एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती है, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो एंट्रेंस फीस होगा वो एग्जाम्प्ट रहेगा। तो बेटा बस ये 2 ही एग्जम्पशन है, इसके अलावा बाकी सब टैक्सेबल है। यानी बहुत सी बार स्कूल, कॉलेजेस ऑडिटोरियम रेंट पे देते हैं, टैक्सेबल है, प्लेसमेंट सर्विस देते हैं, टैक्सेबल है, फ्रेंचाइजी सर्विस देते हैं, टैक्सेबल है। ओके, ये तो क्या है कि ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो टैक्स आएगा या नहीं आएगा। अब बेटा ये जो सर्विस ले रहे हैं तो कौन कौन सी सर्विस पे ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो 4 इसमें आती है और ये सर्विसेज ले रहे हैं, तो कौन सी सर्विसेज यहां पे एग्जम्पशन में कवर किया जाएगा, ध्यान सुनना। यहां पे पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, ओके, कैटरिंग और सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग। मतलब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस ले, ट्रांसपोर्ट सिर्फ 3 पर्पस के लिए, स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, कैटरिंग और सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज ले, अगर ये सर्विसेज स्कूल, प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल लेती है तो ही एग्जाम, यानी ये पहली वाली कैटेगरी लेती है तो ही एग्जाम। यानी ये सर्विसेज देखो एग्जाम्प्ट ओनली इफ सप्लाइड टू स्कूल, इनको एग्जाम्प्ट है। अगर ये सर्विस कॉलेजेस लेता है, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स लेता है या ओके बोर्ड लेते हैं तो नहीं, ओनली स्कूल को ये बेनिफिट दिया है ये 3 सर्विस के लिए। उसके बाद में सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स, ये सर्विस कॉलेज वाले लेते हैं, ओनली इफ सप्लाइड टू कॉलेज, यानी जो अप्रूव्ड एजुकेशनल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेते हैं तो एग्जाम, ओके, यानी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वो लेते हैं तो एग्जाम। तीसरा, हाँ, और तीसरा, सर्विस रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन टू, ओके, एडमिशन टू या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सर्विस चारों में से कोई भी ले, ओके, एग्जाम इज सप्लाइड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चारों में से कोई भी ले एग्जाम रहेगा। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहने जा रहा हूं, बस ये 4 सर्विस अलग अलग केस में एग्जाम्प्ट है, ये 4 कैटेगरी ऑफ सर्विस अलग अलग केस, सॉरी ये 5 कैटेगरी ऑफ सर्विस अलग अलग केस में एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेती है, इसके अलावा कोई भी सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेती है तो वो टैक्सेबल है। जैसा प्रॉब्लम में दिया गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज टेकन अ बिल्डिंग ऑन रेंट, टैक्सेबल, ओके, ऑडिट सर्विस टैक्सेबल, ओके, यहाँ पे उसके बाद में जहां तक है इंटरनेट सर्विस टैक्सेबल। तो ये जो सर्विस है इनको एग्जाम्प्ट है,
अलग अलग केसेस में बाकी सब सर्विसेज टैक्सेबल। और ख्याल रहे ये एग्जम्पशन सर्विस का है, गुड्स का नहीं। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिफॉर्म सेल कर रही है, स्टेशनरी सेल कर रही है, तो वो जीएसटी आ सकता है। ये जो एग्जम्पशन है कि सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, ये सर्विस का एग्जम्पशन है, गुड्स का नहीं। बहुत सी बार बहुत सी स्कूल स्टेशनरी बेचती है, जो स्टेशनरी बेचती है तो उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। ओके, अगर आपको ये रिवीजन पसंद आ रही होगी तो ठोको लाइक। ओके, यहाँ पे थंब दो बेटा। अब कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे। ओके, क्लैरिफिकेशन ये था कि एक मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी, यानी स्पेशल ट्रेनिंग देती थी शिपिंग के लिए, और वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज थी अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट। तो ये मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब ओके रिकॉग्नाइज है अंडर द एक्ट, ओके रिकॉग्नाइज बाय लॉ है, तो क्या ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा? तो क्लैरिफिकेशन था यस, ओके ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाएगा, और ये जो भी सर्विस स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ को देते हैं वो एग्जम्प्ट रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ये कहा गया था कि आंगनवाड़ी, ओके आंगनवाड़ी, क्या आंगनवाड़ी प्री स्कूल में आएगा? यस, आंगनवाड़ी प्री स्कूल में आएगा। और यहाँ पे ओके वो कोई भी उनको वो कैटरिंग सर्विस यहाँ पे लेते हैं या स्टूडेंट को देते हैं, आंगनवाड़ी ओके प्री स्कूल में आएगा, और वो कैटरिंग सर्विस लेते हैं या देते हैं, वो यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा। फिर फंडेड बाय गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉर्पोरेशन हो, किसी ने भी फंड दिया हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आएगा। तो कैटरिंग सर्विस लेते हैं तो भी एग्जाम, और एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट वो भी एग्जाम रहेगा। और उसके बाद में फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आई शुड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट बोर्ड इंक्लूडिंग एनबी। अब देखो सेंट्रल और स्टेट बोर्ड है, अभी हमने क्या देखा था, सेंट्रल और स्टेट बोर्ड होगा तो वो सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसके कहां तक माना जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इसलिए अगर ये कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होता है तो एग्जाम्प्ट है। ओके, ये इनपुट सर्विस ले रहा है फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो एग्जाम्प्ट है। ओके, लेकिन बाकी कोई भी सर्विस दे रहा है तो टैक्सेबल है। ये क्लैरिफिकेशन आया था। तो चलिए हमने ये देखा रिगार्डिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारे पॉइंट्स और सर्कुलर मैंने कवर करने की कोशिश की। बेटा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये चार्ट बनाने के लिए। ओके, ये चार्ट आपको जो बना के दे रहा हूँ, ओके बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ओके, इस यहाँ पे हेलो, साउंड क्लियर है ना सभी को? बेटा ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि भाई एक ही दिन में कौन सी चीज कहां प्लेस करना है, स्पेस मैनेजमेंट। ओके, जहां तक है ये चार्ट के लिए बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की है। ओके, और सारे पॉइंट्स कवर होना चाहिए इसमें। या तो आप जो देख रहे हो आपको लग रहा है 3 पेजेस में हो गया, बॉस ओके 70-80 पेजेस को 3 पेजेस में कवर करना और मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करना, नॉट ए इजी जॉब विथ चार्ट्स। मैं चार्ट्स भी दे रहा हूं इसके बना के। चलिए यहां पे एग्जम्पशन रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट और म्यूजियम, ये एग्जम्पशन देख लेते हैं। ओके, तो यहां पे साउंड क्लियर आ रहा है सभी को? चलिए अब देखो यहां पे मैं ये एंटरटेनमेंट इवेंट 3 इसमें लूंगा। पहला सर्विस जो है परफॉर्मेंस बेस, एडमिशन बेस, और उसके बाद में रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ओके, सारे एग्जम्पशन इसमें आ जाएंगे। ओके, तो अब देखो एंटरटेनमेंट सेक्टर में यहाँ पे परफॉर्मेंस बाय आर्टिस्ट होना चाहिए, फोक और क्लासिकल फॉर्म। अब आर्टिस्ट के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं भी रहा तो चलिएगा, लेकिन थोड़ी एक्सपर्टीज तो भी लगना चाहिए कि आर्टिस्ट है। और वो फोक क्लासिकल फॉर्म, ये 2 इसमें कर रहा है, आइदर फोक या सेकंड क्लासिकल फॉर्म में कर रहा है। और ये फोक या क्लासिकल किस में कर रहा है? म्यूजिकल, डांस या थिएटर परफॉर्मेंस कर रहा है, तो एग्जम्पशन मिलेगा। ओके, तो ये केस में एग्जम्पशन मिलेगा। तो यहाँ पे ओके, फोक या क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डांस नहीं होना चाहिए। ओके, और वो म्यूजिक होगा, डांस होगा या थिएटर होगा। ओके, एग्जम्पशन मिलेगा। जहां पर परफॉर्मेंस कंसिडरेशन 1.5 लाख या 1.5 लाख के नीचे है। ओके, यानी पर इनवॉइस 1.5 लाख या 1.5 लाख के नीचे। समझ लो हेमा मालिनी क्लासिकल डांस के लिए चलेगी। ओके, हेमा मालिनी यहाँ पे क्लासिकल डांस के लिए कोई परफॉर्मेंस दे रही है, स्टेज परफॉर्मेंस दे रही है और 5 लाख रुपए ले रही है, तो फिर वो टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि वो 1.5 लाख के ऊपर है। क्यों ना वो क्लासिकल फॉर्म होगा, डांस होगा या म्यूजिक होगा, आर्टिस्ट है लेकिन 1.5 लाख के ऊपर है तो टैक्सेबल होगा। ओके, चलिए, लेकिन अगर यही सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर दे, कम ऑन, यही सर्विस एज अ ब्रांड एम्बेसडर दे, तो वो सिचुएशन में उसको यहां पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, वो टैक्सेबल होगा। ये तो देख लिया। अब कुछ इवेंट में आप एडमिशन यानी टिकट चार्जेस, ओके टिकट चार्जेस, कहां की टिकट एग्जाम्प्ट है भाई, कितने अमाउंट तक एग्जाम्प्ट है, चलो फिर हम जाएंगे एग्जाम होने के बाद, हम यहां पे घूमने जाएंगे। ओके, अब एंटरटेनमेंट इवेंट में देखो वो क्या कहते हैं।
एंटरटेनमेंट इवेंट की टिकट, मॉन्यूमेंट की टिकट और जू की टिकट। ओके, तो ये 3 जगह आपको टिकट से एग्जम्पशन दिया है। कितना दिया है चलो देखते हैं, फिर जाएंगे एग्जाम के बाद। ओके, जीएसटी नहीं देंगे। तो अगर आप सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में जाते हो, ये एक ही है, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में जाते हो, कोई सर्कस देखने, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस में जाते हो, या अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पैजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, ये ओके, और नॉन ऑर्गेनाइज स्पोर्टिंग इवेंट, या फिर ऑर्गेनाइज, सॉरी नॉन ऑर्गेनाइज नहीं, नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, कोई भी एक आधी मैच चल रही है, ओके, रिकॉग्नाइज नहीं है, आजकल तो अभी ऐप बन रहे हैं मैचेस के, ओके, कल जाके पुणे मुंबई का मैच चालू हो जाए, ओके, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच वगैरह। तो नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट या प्लानिटोरियम, ओके, अगर आप ये 4 जगह जाते हो और टिकट की अमाउंट, यहां पे आपकी कंसिडरेशन जो है, टिकट की अमाउंट 500 रुपए से कम है तो एग्जम्प्ट है, यानी टिकट की अमाउंट 500 रुपए से ज्यादा होगा तो वो केस में टैक्सेबल होगा, वो केस में टैक्सेबल होगा। लेकिन 500 या 500 रुपए से कम होगा तो वो केस में एग्जम्पशन रहेगा। इसकी मेमोरी टेक्निक बना लेना, कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ओके, इसके CDT, ओके, ACPMN जो भी है, आप मेमोरी टेक्निक बना लो और आपको मजा आएगा। 4 में मैंने बना के दिया है। चलो भाई, इसके टिकट चार्जेस खत्म हो गए। दूसरा, मॉन्यूमेंट में जाते हो भाई, अजंता एलोरा जाते हो, ताजमहल जाते हो और ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसमें जाते हो तो उसके टिकट चार्जेस जो है वो एग्जम्प्ट है। जू में जाते हो, म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या जू में वगैरह, ओके, जाते हो तो टिकट एग्जाम है। और नो लिमिट, यहां पे कोई लिमिट नहीं है। ओके, मॉन्यूमेंट में टिकट 2000 की हो, 10,000 की हो, 50,000 की हो, कोई लिमिट नहीं है। म्यूजियम, नेशनल पार्क, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो इवेंट्स है इसमें जाते हो तो 500 रुपए या उससे कम टिकट होगी तो ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो, कवर हो गया सभी एग्जामिशन। उसके बाद में नेक्स्ट, ओके, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, यानी आप ट्रेनिंग सर्विस दे रहे हो या कोचिंग सर्विस दे रहे हो, भाई यहां पे टिकट चार्जेस नहीं है, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं इन रिक्रिएशनल। मजा आता है, आप पढ़ाई करते करते थक जाते हो यार, और पढ़ाई करते करते चलो आ जाओ, मैं आपको यहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी देता हूं। आर्ट और कल्चर में थोड़ा पेंटिंग सिखाता हूं, मूर्ति बनाना सिखाता हूं, स्टैच्यू बनाना सिखाता हूं, आपको डांस सिखाता हूं। ओके, तो आप अगर कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में ट्रेनिंग दे रहे हो या कोचिंग दे रहे हो, आर्ट और कल्चर होगा, सुनिए, आर्ट और कल्चर होगा तो वो एग्जम्प्ट है। लेकिन बी, स्पोर्ट की होगी तो एग्जाम तभी मिलेगा अगर ये चैरिटेबल एंटिटी होगी, रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AA, या यहां पे 12AB ऐड कर देना बॉस, 12AB ऐड कर देना। ओके, वो रह गया, मैं अपडेट कर दूंगा, आपके नोट्स में होगा तो अच्छी बात है। ओके, तो 12AA या 12AB और इनकम टैक्स एक्ट में होगा। तो देखो, आर्ट और कल्चर के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं, कोई भी दे यार। ओके, आप घर में टैक्स प्लानिंग कर सकते हो, जीएसटी की, घर में बता सकते हो कि 2 लाख रुपए भाई ये आर्ट और कल्चर से मिले, ट्रेनिंग से मिले, 5-6 लाख रुपए ऐसे मिल गए। ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, ज्यादा मत बताना नहीं तो ऑफिसर सीखने आ जाएगा। तो वो आप कोई भी दो, लेकिन स्पोर्ट की अगर बात है तो स्पोर्ट की को किसने देना चाहिए, तो चैरिटेबल ट्रस्ट ने देना चाहिए, तो ये आपको एग्जम्पशन यहां पे मिलेगा। ओके, अब ख्याल रखना भाई, ये एंटरटेनमेंट सेक्टर पूरा मैंने कवर कर लिया, परफॉर्मेंस, टिकट और ट्रेनिंग। ओके, मैंने कवर कर लिया, समझा होगा तो बोलो यस सर, मजा आ गया, ठोको लाइक। ओके, चलिए नाउ अब देखते हैं सर्विस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कोई भी सर्विस देता है, ओके सुनो मेरे साथ करो, देता है तो एग्जाम, लेता है तो एग्जाम नहीं। ओके, सर्विस अगर देता है, कोई भी सर्विस किसी को भी देता है तो एग्जाम, लेकिन मैंने लिखा है टैक्सेबल कब हो जाएगा, जब लेता है। कोई भी सर्विस टू आरबीआई होगी तो वो टैक्सेबल है। हाँ, सर्विस बाय आरबीआई होगी तो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद में रोड के टोल चार्जेस, ओके, रोड के टोल ऑलरेडी खुद टैक्स है, इसलिए आप जो है एक्सेस ऑफ रोड और ब्रिज के पेमेंट के टोल देते हो तो टोल पे जीएसटी नहीं। या टोल की एन्यूटी देते हो, टोल की एन्यूटी मतलब आप पूरे साल का एक साथ टोल दे रहे हो। ओके, पूरे साल का एक साथ टोल दे रहे हो, तो पूरे साल का अगर आप एक साथ टोल दे रहे हो तो वो केस में, एन्यूटी दे रहे हो तो वो केस में एग्जाम नहीं। इसके ऊपर अभी एक क्लैरिफिकेशन है कि ये जो सिर्फ रोड और ब्रिज का ही है। ओके, अगर मतलब रोड और ब्रिज एक्सेस करने का टोल है, यानी उसको यूज करने का टोल है। अब समझ लो, रोड कंस्ट्रक्शन का अगर यहां पे आप एन्यूटी दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन को बेनिफिट नहीं है, एक्सेस को बेनिफिट है भाई। ओके, उसके बाद में सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, ओके, यानी फॉरेन एम्बेसीज। ओके, फॉरेन एम्बेसीज बाय, अगर ये सर्विस देते हैं तो एग्जम्प्ट है फॉरेन एम्बेसीज, और ये सर्विस लेते हैं तो टैक्सेबल है, पर रिफंड मिलता है क्योंकि इनको यूआईएन आता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, तो उनको यहां पे रिफंड मिल जाता है, पर टैक्सेबल है। जो इनको सर्विस देगा, ओके, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये हुई ना बात बॉस। चलो, इतने सारे एग्जाम्पशन है, कैसे फटाफट हो रहे हैं ना। ओके, 2-3 पेजेस में सारे 80-90 एग्जाम्पशन खत्म कर देंगे, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन तो मैं बहुत अच्छे से ले रहा हूं। चलिए, तो यह हमने देख लिया। उसके बाद में आते हैं सर्विस बाय गवर्नमेंट सेक्टर।
ओके, गवर्नमेंट सेक्टर, तो पहले मेन एग्जाम्पशन फिर छोटे छोटे एग्जाम्पशंस। ओके, पहले मेन एग्जाम्पशंस क्या, सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी। ओके, मतलब क्या, ओके, ये एंट्री कहती है कि गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज एग्जम्प्ट रहेगी, गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज एग्जाम रहेगी, एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग। एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग मतलब ये 4 सर्विसेज टैक्सेबल होगी। हाँ, ये मत इंटरप्रेट करना कि ये 4 सर्विसेज एग्जाम्प्ट है ना, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी की सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट एक्सेप्ट दिस 4। ओके, तो ये कौन सी टैक्सेबल होगी भाई? ओके, तो ये क्लॉज ए वाली टैक्सेबल होगी भाई। ओके, बोलो भाई, तो यहां पे सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी सर्विसेज। ओके, मतलब वो क्या कह रहे हैं? ओके, वो ये कह रहे हैं कि यहां पे ये जो 4 सर्विस है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन वो उसकी स्पीड पोस्ट वाली टैक्सेबल होगी, एक्सप्रेस पार्सल वाली टैक्सेबल होगी, लाइफ इंश्योरेंस और कोई एजेंसी सर्विसेज होगी जैसे पासपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो ये टैक्सेबल होगा। ये किसी भी पर्सन को दिया तो टैक्सेबल होगा। लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर ये सर्विस गवर्नमेंट को दिया, अदर देन का मतलब गवर्नमेंट को दिया तो एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा किसी और को दिया तो टैक्सेबल होगा। समझा होगा तो ठीक, नहीं समझा होगा तो ठीक। ओके भाई, रिवीजन है, इससे ज्यादा तो मैं समझा नहीं सकता हूं। ओके, तो ये 4 सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की किसी भी पर्सन को दिया तो टैक्सेबल होगा, लेकिन ये सर्विस गवर्नमेंट को दिया तो एग्जम्प्ट रहेगा। चलिए दूसरा, ओके, सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल आउटसाइड और इनसाइड द प्रिसिंग ऑफ पोर्ट। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड पोर्ट पर दे, ओके, आउटसाइड द पोर्ट दे या इनसाइड द पोर्ट दे, ओके, पोर्ट के अंदर दे, आउटसाइड द पोर्ट दे, और गवर्नमेंट ये सर्विस दे रही है वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, तो वो टैक्सेबल होगा भाई, टैक्सेबल। ओके, ओके, ये टैक्सेबल होगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, पुष्प का नाम सुन के फ्लावर लगा क्या? नहीं, फायर हूं मैं। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट क्यों ना दे, वो टैक्सेबल है, बट सब्जेक्ट टू ट्रांसपोर्ट वाले एग्जाम्पशन। हाँ, उसमें अगर इंडियन रेलवे होगी, एसी क्लास होगा, फर्स्ट क्लास होगा तो एग्जाम्प्ट है। तो यहां तो कह दिया कि गवर्नमेंट का भी टैक्सेबल होगा, पर वो एक साथ साथ में ट्रांसपोर्ट वाला एग्जाम्पशन भी देख लेना। और एनी सर्विस अदर देन सर्विस कवर्ड अंडर ए टू सी प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। यानी क्या? ओके, ये जो अब अदर देन ए टू सी मतलब क्या, ये जो सर्विस है पोस्ट वाली सर्विस, ये किसी को भी दे, छोटे बच्चे को दे, बड़े आदमी को दे या बिजनेस को दे, किसी को भी दे, पोस्ट चार्जेस पे जीएसटी आएगा। ये भी सर्विस किसी को भी दे, ट्रस्ट को दे, किसी को भी दे, टैक्सेबल है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एसी क्लास में बच्चा बैठे, पैसेंजर बैठे, पब्लिक बैठे, बिजनेसमैन, सब किसी को भी दे टैक्सेबल होगा। यानी ये 3 केस में ओके, यहां पे कोई क्या कहेंगे उसको हम, ओके, कोई यहाँ पे ड्यूअलिटी नहीं रहेगी। ओके, दुभाव नहीं रहेगा। हाँ, कोई दुभाव नहीं रहेगा, वो पब्लिक हो, बच्चा हो, कोई भी हो, बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल होगा। तो ये 3 केस में तो टैक्सेबल होगा। लेकिन डी वाला क्लॉज, इस ये 3 के अलावा बाकी कोई भी सर्विस, एनी सर्विस अदर देन ए टू सी, ये 3 के अलावा कोई भी सर्विस होगा और बिजनेस एंटिटी को दिया तो ही टैक्सेबल होगा, बाकी किसी को दिया तो हमने पहले ही कह दिया एग्जम्प्ट है, बाकी क्या पहले ही कह दिया कि सारी सर्विस एग्जम्प्ट है। तो चलिए, ये मेन एग्जम्पशन था। ओके, अब और कुछ अदर से एग्जम्पशन दिए हैं, और अदर एग्जम्पशन मैंने डिवाइड किए, वैल्यू बेस्ड, टर्नओवर बेस्ड एग्जम्पशन, सर्टिफिकेशन बेस्ड एग्जम्पशन एंड अदर मिसलेनियस एग्जम्पशन, ऐसे मैंने डिवाइड किए। तो चलिए देख लेते हैं अब वो क्या कहते हैं। ओके, और अदर एग्जम्पशन देख ले, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। गवर्नमेंट ने अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, okay, where aggregate turnover less than of such amount in preceding financial year which makes them exemption from registration. ओके, अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी को देगा तो टैक्सेबल है, लेकिन उसमें भी ये और एग्जम्पशन है। ओके, ऐसा समझ लो कि वो मेन है और अलग से एग्जम्पशन है। अगर वो बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, मतलब मेक देम एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन यानी थ्रेशोल्ड के नीचे होगा, तो करंट ईयर में गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस ली जाएगी तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। वो लॉयर जैसा तो जो लॉयर जैसा हमने देखा था वैसा गवर्नमेंट को भी है। तो गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस बिजनेस एंटिटी ले रहा है, रिवर चार्ज है ये एरिया में, आपको याद होगा, तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी रिवर चार्ज है। लेकिन अगर वो बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड के नीचे होगा तो वो केस में करंट ईयर में कोई भी सर्विस ले तो एग्जम्पशन रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, लेकिन ये जो यहाँ पे
प्रेसिडिंग फाइनेंशियल वाला करे, दो केस में अप्लीकेबल नहीं। कौन सा? सर्विस कोड अंडर अबो A2C। A2C मतलब कौन सा भाई? ये भाई पोस्ट वाला, ओके, एयरक्राफ्ट वाला। तो ये सर्विस तो समझ लो A2C वाली सर्विस बच्चे बच्चे को देना टैक्सेबल है। स्पीड पोस्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, AC क्लास, जो भी होगा वो बच्चों को दे तो भी टैक्सेबल होगा, ओके, किसी को भी दे, ओके, ऐसा थोड़ी होगा। समझ लो, देखो एक एग्जांपल बता दो, ओके, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट AC क्लास में कोई बिजनेस एंटिटी बैठी है, अब ये थोड़ी पूछेंगे और गवर्नमेंट तेरी बिजनेस एंटिटी ये बताओ तेरा टर्नओवर क्या है, ओके, और प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर का तेरा टर्नओवर क्या थ्रेशोल्ड के नीचे था, जा तेरे टिकट पे GST नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई, ओके। यहाँ पे ये 3 सर्विस, और आपको एक बात बता दूं, ये तीनों सर्विस फॉरवर्ड चार्ज में आती है, ओके। आपको एक्सेप्शन याद होगा तो ये पोस्ट वाली सर्विस, वेसल और एयरक्राफ्ट, और ये ट्रांसपोर्टेशन, ये फॉरवर्ड चार्ज में आती है, और रेंटिंग टू रजिस्टर पर्सन फॉरवर्ड चार्ज में आती है। वो चार्ट याद करो, रिवर्स चार्ज वाला मैंने पढ़ाया था आपको, ओके। और बाकी सब सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी तो रिवर्स चार्ज में, इसलिए ओके ये टर्नओवर वाला क्राइटेरिया जो टर्नओवर के बेस पे एग्जम्पशन दिया गया प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पे, ओके, ये A2C को अप्लाई नहीं होगा, और ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब ये भाई, ओके, कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर GST आएगा ही आएगा, तेरा कितना भी टर्नओवर हो, ओके भाई लोग, तेरा कितना भी टर्नओवर हो उसके ऊपर GST आएगा। हाँ, रजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज में, सॉरी, अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा, और रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज में आएगा। आई क्या बात समझ में? बोलिए यस सर, ओके, आई समझ में। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज पर इनवॉइस डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज। हाँ, अब ये एग्जाम्पशन सबके लिए, ये एग्जाम्पशन सबके लिए एक्सेप्ट A2C छोड़ के बाकी सबके लिए। अगर आप गवर्नमेंट से कोई भी बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही है, गवर्नमेंट से कोई भी बिजनेस एंटिटी सर्विस ले रही है और उसका बिल अमाउंट 5,000 से कम है, 5,000 से कम है, वो बिजनेस एंटिटी का कितना भी टर्नओवर हो, पिछले साल में 500 करोड़ का टर्नओवर हो, मुकेश अंबानी क्यों ना हो, ओके, लाखों में टर्नओवर हो, अदानी क्यों ना हो, लाखों में टर्नओवर हो, लेकिन ओके पूरी इंडिया की पूरा पैसा अंबानी अदानी के पास क्यों ना चले जाए, ओके, फर्क नहीं पड़ता है हमें। तो ऐसे सिचुएशन में पेट्रोल के भाव कितने भी बढ़े, फर्क नहीं पड़ता है हमें, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, ओके, ये अगर गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस लेते हो और पर इनवॉइस, कम ऑन बेटा, पर इनवॉइस 5,000 है उससे कम होगा तो ऐसे केस में यहां पे GST नहीं आएगा। उसके बाद में यहां सेकंड देखो, सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन बेस, ओके। तो कुछ एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट के बेस पर है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी बाय लाइसेंसिंग, इश्यूएंस ऑफ पासपोर्ट के कोई चार्जेस ले रही है, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस के चार्जेस, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के चार्जेस, वो एग्जाम्पशन में रहेंगे। सर्विस बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन, उसकी फीस है तो एग्जाम, किसी भी लॉ के तहत अगर रजिस्ट्रेशन लेना पड़े तो वो उसकी फीस पे एग्जाम्शन रहेगा। उसके बाद में टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, प्रोटेक्शन, सेफ्टी वर्कर्स, कंज्यूमर, पब्लिक एट लार्ज, ओके, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो इसकी फीस भी जो है एग्जाम्प्ट रहेगी। यानी टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, प्रोटेक्शन, सेफ्टी फॉर वर्कर, कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज होगा तो एग्जाम्पशन में रहेगा। उसके बाद में सर्विस बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग फूड सैंपल्स बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये भी एग्जाम्पशन में रहेगा। चलिए अब अदर एग्जाम्पशंस देख लेते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट्स ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। असाइनमेंट ऑफ यूज ऑफ नेचुरल राइट टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर फार्मर को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कुछ राइट्स दिए गए, सुनो, फार्मर को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कुछ राइट्स दिए गए, ओके, तो वो एग्जाम्पशन में रहेंगे। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन गवर्नमेंट एंटिटी टू अनदर गवर्नमेंट एंटिटी या लोकल अथॉरिटी, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है तो एग्जाम्पशन रहेगा। उसके बाद में वृद्धाश्रम के लिए उन्होंने, अगर यहाँ पे एज 60 से ज़्यादा है और पर मंथ 25,000 से कम है अमाउंट आपका, तो वो केस में लॉजिंग, बोर्डिंग और मेंटेनेंस के एग्जाम्पशन रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट, सॉरी, या ग्रांट के लिए एग्जाम्पशन दिया है, ग्रांट टू अनदर गवर्नमेंट एग्जाम्पशन, और यहाँ पे जो है ओके, एक गवर्नमेंट ने दूसरे गवर्नमेंट को सर्विस दिया तो एग्जाम्पशन है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, अगर गवर्नमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लगाती है, आप कॉन्ट्रैक्ट विद इन टाइम परफॉर्मेंस नहीं करते हो तो नितिन गडकरी हेवी पेनल्टी लगा देता है। अगर आपने रोड कंस्ट्रक्टर नहीं किया, ओके, तो गडकरी जी जो हेवी पेनल्टी लगाते हैं उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ओके। लिक्विडेटेड डैमेजेस, मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, इसके ऊपर GST नहीं आएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो भी दिया तो उसके ऊपर GST नहीं आएगा। तो चलिए ये हमने देखा। अब ये पेज पर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन है वही मैं लेने वाला हूँ, बाकी मैंने कहीं लिखा है रीड फ्रॉम नोट्स, तो आपने रीड कर लेना, ओके, या एक एक लाइन में खत्म किया है। सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, अभी हमने देखा सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ओके। अब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ओके। तो फेयर प्राइस शॉप, यानी ये जो यहाँ पे राशन,
राशन की शॉप होती है तो वो जो सर्विस गवर्नमेंट को दे रहा है एग्जम्प्ट है। जीएसटीएन पोर्टल जो सर्विस दे रहा है वो एग्जम्प्ट है। आर्टिकल 243W की जो सर्विस एग्जम्प्ट है। हाँ, ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। यहाँ पे 4 and 5 इंश्योरेंस स्कीम वेयर टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट। ऐसी कोई भी इंश्योरेंस स्कीम गवर्नमेंट लेती है जब पूरा प्रीमियम गवर्नमेंट दे रही है तो एग्जम्प्ट है। ट्रेनिंग प्रोग्राम टू गवर्नमेंट, ओके, वेयर फॉर विच 75% और मोर एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय गवर्नमेंट। पहले 100 था, अब 75 अमेंडमेंट है। मतलब कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां मिनिमम 75% खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, ओके, या 75 से ज्यादा कर रही है, तो वो सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी। उसके बाद में ठीक है, आप बाकी पढ़ सकते हो। हाँ, एग्जम्पशन इन स्पोर्ट्स सेक्टर, ये वाला आपको समझा देता हूं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी, ओके, एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को सर्विस दिया जा रहा है। प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को सर्विस दिया जा रहा है। एक इंडिविजुअल प्लेयर दे रहा है, रेफरी दे रहा है, अंपायर दे रहा है, कोच दे रहा है, टीम मैनेजर दे रहा है फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट। ये लिस्ट लर्न कर लेना। प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर। कमेंटेटर दे रहा है, टैक्सेबल है, ओके। यहाँ पे प्लेयर होना चाहिए, रेफरी होना चाहिए, अंपायर होना चाहिए, कोच होना चाहिए, टीम मैनेजर होना चाहिए। फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्टिंग इवेंट एग्जम्प्ट है। या एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी को सर्विस दे रही तो एग्जम्प्ट है। बाकी सब आपने पढ़ लेना। अदर एग्जम्पशंस में ये अदर एग्जम्पशंस आप पढ़ लेना, ओके। यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली आऊंगा मिसलेनियस पे, ठीक है। मिसलेनियस में ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, ओके, आपने चलता फिरता बिजनेस अगर ट्रांसफर किया किसी और को तो वो एग्जम्पशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, दुबई में आपने बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया और सर्विस दी किसी को तो वो एग्जम्प्ट है। एग्जाम में आ सकता है तो ये एंट्री पे 77 और 77 है। सर्विस बाय वे ऑफ RWA टू इट्स मेंबर। RWA मतलब रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ओके। RWA मतलब यहां आपको लिखना है तो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। अब देखो वो क्या कहते हैं, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अगर आप अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी होगा या रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट एंटिटी होगी और सर्विस दी जा रही है टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को दिया जा रहा है, बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है। मतलब कोई सर्विस दे रही है कॉमन चार्जेस का, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, रजिस्टर्ड, ओके, नॉन प्रॉफिट एंटिटी, और उसका शेयर अपने मेंबर से ले रही है तो एग्जम्प्ट रहेगा। स्पेशल डिस्कशन ऑन हाउसिंग सोसाइटी, जिसको हम RWA रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में कहते हैं। अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, कमर्शियल सोसाइटी नहीं, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी यहां पे अगर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस या 7,500 पर मंथ या उससे कम पर मेंबर ले रही है, 7,500 पर मंथ पर मेंबर ले रही है, किस ले रही है? फॉर सोर्सिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम थर्ड पर्सन फॉर कॉमन यूज। सोसाइटी के कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कॉमन रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है, कॉमन गुड्स लगते हैं, तो वो सोसाइटी का जो कॉमन खर्चा है, ओके, जो कॉमन खर्चा है वो कॉमन खर्चा रिकवर करने के लिए पैसा ले रही है अपने मेंबर से, तो वो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 पर मंथ पर मेंबर एग्जम्प्ट रहेगा, पर मंथ पर मेंबर एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशन। SOS मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस बाय RWA टू इट्स मेंबर फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर 7,000 पर मंथ पर मेंबर आर एग्जम्प्ट, ओके, आर एग्जम्प्ट। RWA required to pay GST only if such subscription more than 7,000 per month per member, okay, and aggregate turnover of RWA by way of SOS less than greater than 20 lakhs। हाँ, ये पॉइंट को समझ लो। इवन दो रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी का या सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होगा, 20 लाख के ऊपर क्यों ना हो, वो केस इवन दो 20 लाख के ऊपर हो, पर अगर किसी का मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से कम फट रहा है तो वो सिचुएशन में यहां पे उसके ऊपर GST नहीं आएगा। RWA are entitled to take ITC of GST paid on capital goods, okay, inputs or input services. RWA, okay, shall apply separately for each residential apartment owned by him। हाँ, अब समझ लो, ये पॉइंट को समझ लेना यहाँ पे, ये पॉइंट को यहाँ पे कि अगर आपके 2 अपार्टमेंट है एक बिल्डिंग में, तो ऐसे केस में नाम तो एक ही है पर अपार्टमेंट 2 है, दोनों को ज्वाइन किया हो वॉट एवर इट में भी 2 अपार्टमेंट है, तो यहाँ एग्जम्पशन दोनों का मिला के 7,500 मिलेगा कि नहीं?
ओके, पर अपार्टमेंट एग्जामिशन 7,500 मिलेगा। एंड इफ अमाउंट एक्सीड 7,500 जीएसटी शैल बी पेबल ऑन एंटायर अमाउंट। यानी ख्याल रहे, अगर आपका मंथली मेंटेनेंस 9,000 हो रहा तो 9,000 माइनस 7,500 मत करना। ओके, वो केस में टोटल 9,000 पे जीएसटी आएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा। उसके बाद में बाकी तो ओके डन, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे एग्जाम्शन, बाकी तो आपने पढ़ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट के सारे एग्जाम्शंस हमारे खत्म होते हैं।